नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 431, युआन नींव पर दाव का बीज बोना। लिन पर्वतमाला की 18 मुख्य चोटियों में से मध्य और सबसे ऊंची चोटी का नाम जेड फॉरेस्ट पीक रखा गया था। यदि कोई लिन परिवार की पर्वत श्रृंखला को 10 लाख फीट की ऊंचाई से देखे तो उसे यह एहसास होगा कि जेड फॉरेस्ट की चोटी ही इस पर्वत श्रृंखला का केंद्र है और बाकी पहाड़ियां इससे घुमावदार रास्तों से निकलती हैं। ये कुछ ऐसा है मानो विशालकाय ड्रैगन जेड फॉरेस्ट की चोटी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घेरा बनाए हुए हों। लोग इस विचित्र भूभाग को 9 ड्रैगन सराउंडिंग पल कहते थे। लिन परिवार ने इस भूभाग को अपनी आधारशिला बनाया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा तंत्र स्थापित था जो लिन परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करता था। अपनी प्रबल ऊर्जा से इसने इस स्थान को लिन परिवार की अनमोल भूमि में बदल दिया। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों को धन, भूमि, साथी, विधि की आवश्यकता होती थी। इनमें से भूमि का अर्थ था साधना के लिए उपयुक्त भूमि। साधना के लिए आवश्यक 4 सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक होने के कारण यह समझना आसान था कि साधक भूमि को कितनी गंभीरता से लेते थे। तियान युआन जगत के प्रत्येक परिवार कबीले की अपनी मातृभूमि थी। उन्होंने अपनी भूमि को त्रुटिहीन बनाने के लिए संसाधनों का भरपूर उपयोग किया था और अक्सर पारिवारिक गुटों के बीच हितों के टकराव का मुख्य कारण क्षेत्र पर कब्जा करने की लड़ाई होती थी। लिन परिवार के लिए जेड फॉरेस्ट पीक स्वयं परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति थी। लिन परिवार के तीनों वरिष्ठ सदस्य जब भी लंबे समय तक एकांतवास के लिए निकलते थे तो जेड फॉरेस्ट पीक को ही स्थान के रूप में चुनते थे। इस समय येयून भी जेड फॉरेस्ट पीक में निवास कर रही थी और एकांतवास में साधना कर रही थी। येयून द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कक्ष का नाम हेवनली यांग हॉल रखा गया था। हेवनली यांग हॉल शुद्ध यांग नियमों का अभ्यास करने का एक साधना स्थल था। जेड फॉरेस्ट शिखर में इसका तीसरा स्थान था। ये केवल पहले स्थान से नीचे था जिसका उपयोग ग्रैंड एल्डर्स करते थे और दूसरे स्थान से नीचे था जिसका उपयोग लिन परिवार के अतिथि एल्डर्स करते थे। ये लिन परिवार के कनिष्ठ शिष्यों के लिए सर्वोत्तम साधना स्थल था। सामान्यतः लिन परिवार के बहुत कम युवा शिष्यों को ऐसा अवसर प्राप्त होता था। अच्छी उपजाऊ भूमि से आधी मेहनत में दुगुना परिणाम प्राप्त किया जा सकता था। अब तक येयून स्वर्गीय यांग हॉल में काफी समय बिता चुका था। उसने बैंगनी क्रिस्टल के भीतर मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था और इस प्रकार वह अपनी नसों को रूपांतरित कर रहा था। वह धीरे धीरे एक ठोस आधार बना रहा था। युआन फाउंडेशन का उद्देश्य एक योद्धा के डांटियन में एक नींव स्थापित करना था। युआन फाउंडेशन क्षेत्र के बाद अगले उच्चतर क्षेत्र को दाव बीज कहा जाता था। दाव बीज का अर्थ है युआन आधारशिला के ऊपर मार्शल आर्ट का बीज बोना। युआन फाउंडेशन पर दाव का बीज बोना मार्शल दाव में अपना मार्ग बोना था। भविष्य में क्या फलेगा फूलेगा ये योद्धा पर निर्भर करता था। ताया दिव्य साम्राज्य में कई योद्धा अपने पूरे युद्ध जीवन में युआन आधारभूत स्तर तक ही पहुंच पाते थे। दाव बीज स्तर तक पहुंच पाना उनके लिए एक बड़ा सौभाग्य था। यही उनके लिए लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार जो लोग दाव बीज के स्तर तक पहुंच जाते थे उन्हें ताया दिव्य साम्राज्य में मानव स्वामी कहा जाता था। हालांकि तियान युआन जगत में दाव बीज स्तर के लोग ही स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। दूसरों पर प्रभुत्व जमाना और मानव स्वामी कहलाना तो एक मजाक ही होता। समय बीतने के साथ साधना में लीन येयून एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुका था। शुद्ध यांग ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल स्रोत से निकलकर येयून के शरीर के हर कोने में प्रवेश कर रही थी। जैसे ही यह ऊर्जा उसकी नसों में प्रवाहित हुई इसका एक बड़ा हिस्सा उसकी रक्तवाहिकाओं में समा गया। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा उसके रोमछिद्रों से बाहर निकल गया। क्रिस्टल से उत्सर्जित होने वाली शुद्ध यांगची अपने साथ येयून के शरीर के भीतर मौजूद थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों को भी ले जा रही थी। बार बार अस्थि मज्जा शुद्धिकरण के बाद और शुद्ध यांगची के रूपांतरण के साथ येयून को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे पुनर्जन्म ले रहा हो। येयून की मांसपेशियां और अधिक सुडौल हो रही थीं, लेकिन वह तगड़े और मजबूत शरीर वाले पुरुषों की तरह अकड़े हुए नहीं थे। उनकी मांसपेशियों में एक अलग ही आकर्षण था। वे किसी पहाड़ी झरने की तरह थीं और प्रकृति का साक्षात रूप थीं। येयून का स्वभाव भी धीरे धीरे संयमित होता गया। येयून के शुद्ध यांग शरीर की तीव्रता बढ़ने के साथ न केवल उसके शरीर से ज्वलनशील गैस का विकिरण रुक गया बल्कि वह वास्तव में उसके शरीर के छिद्र बिंदुओं के भीतर ही समाहित होने लगी। वह एक सौम्य विद्वान का आभास देता था। यदि एक शब्द में उसका वर्णन करना हो तो वह होगा पवित्र रत्न के समान सज्जन। एक विवेकशील सज्जन जिसका स्वभाव जैद की चमक के समान सुंदर हो, देखने में संयमित लग सकता है लेकिन उसमें जैद के समान ही ईमानदारी होती है। शेंतु नानतियान ने भी एक पवित्र सज्जन बनने का रास्ता अपनाया, लेकिन ये सिर्फ लोगों को ऐसा दिखाने के लिए था। उन्होंने जानबूझकर पवित्र सज्जन होने की आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन उनका मूल स्वभाव ऐसा नहीं था। येयून की बात करें तो जैसे जैसे उसका शुद्ध यांग शरीर पूर्णता की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसमें स्वाभाविक रूप से ऐसा स्वभाव विकसित हो गया। हालांकि वह स्वयं एक सच्चा सज्जन व्यक्ति नहीं था। ये कहना उचित होगा कि येयून की मूल मान्यताएं एक सज्जन व्यक्ति की थीं, लेकिन उनके कार्यों पर एक सज्जन व्यक्ति की नैतिक संहिता का कोई नियंत्रण नहीं था। समय का बोध खोते हुए साधना करते हुए येयून को पता ही नहीं चला कि वह पहले ही 5 महीने से एकांतवास में प्रशिक्षण ले रहा था। इससे पहले येयून ने एक ही बार में इतनी देर तक साधना की थी और वह तब की बात है जब उसने फॉलन स्टार गेट में प्रवेश किया था। इन 5 महीनों में शुद्ध यांगची को आत्मसात करते हुए येयून ने अपनी साधना में जल्दबाजी के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का निरंतर समाधान किया। साथ ही उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान में अपनी कमियों को भी दूर किया। इससे येयून की मार्शल आर्ट प्रणाली उत्तरोत्तर अजेय होती चली गई। येयून ने अपने शरीर के भीतर देखा और पाया कि उसकी हड्डियां जैद की तरह सफेद थीं। उसका अस्थि मज्जा भी पारदर्शी लाल क्रिस्टल जैसा हो गया था। हर सांस के साथ येयून को अपने मुंह में एक खास खुशबू महसूस हो रही थी। उसके मुंह की लार झरने के पानी की तरह मीठी थी। लगभग 0 अशुद्धियों वाले इस शरीर के लाभ शुद्ध यांग शरीर होने के कारण प्राप्त हुए हैं।
यह एहसास अवर्णनीय था। ये यून ने बैंगनी क्रिस्टल की जांच की और पाया कि महान महारानी के अवशेष से प्राप्त अधिकांश शुद्ध यांग ऊर्जा यून द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। शुद्ध यांग आत्मा का विकास भी हुआ था। 7 विशैली दिव्य यिंगोली से संघनित हिम ऊर्जा को संकुचित करके एक कोने में रख दिया गया था। ये पूरी तरह से यी यून के नियंत्रण में थी। दरअसल अगर यी यून चाहता तो वह आसानी से हिम ऊर्जा को हटा सकता था, लेकिन यी यून को लगा कि भविष्य में यह जरूरी नहीं कि बेकार ही हो, इसलिए उसने इसे अपने पास रखा। इन 5 महीनों की अवधि में यी यून ने बैंगनी क्रिस्टल में मौजूद शुद्ध यांग ची का उपयोग करके अपनी साधना को युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर तक पहुंचाया। अब वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरणों के करीब पहुंच रहा था। युआन की नींव जितनी मजबूत होगी, बोए गए दाव बीज से उत्पन्न होने वाले मार्शल आर्ट के फल उतने ही प्रभावशाली होंगे। साधना स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। पहले जब भी यून अपने एस्पेक्ट टोटेम का आह्वान करता था तो थोड़े ही समय में उसके शरीर की युआन ची समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब यून को लगा कि भले ही वह अपने एस्पेक्ट टोटेम को प्रकट कर ले, फिर भी वह पूरी युद्ध क्षमता के साथ भी थोड़ी देर तक टिक सकता है। इस एकांत प्रशिक्षण से मुझे बहुत लाभ हुआ है। Z1 शिखर पर स्थित इस पवित्र स्थान पर मैं बिना किसी व्यवधान के महान महारानी के अवशेष के औषधीय सार को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से त्यान युआन जगत में किसी भी कनिष्ठ योद्धा की मेरे जैसी स्थिति संभव नहीं है। मेरी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होना स्वाभाविक है। जब यून ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी। यह एक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। केवल कुछ ही ध्वनि संचारित करने वाले ताबीज उस कक्ष में प्रवेश कर सकते थे और ये ताबीज मात्र 7 लिन से आया था। आवाज संचारित करने वाले ताबीज में केवल कुछ ही शब्द थे। कुलमाता चाहती थी कि यून एकांतवास से बाहर आ जाए, क्योंकि लिन परिवार के महापुरुष ने भविष्यवाणी की थी कि 1 महीने में देवदफन रसातल की दानव समान ज्वारीय शक्ति कमजोर हो जाएगी। और यही वह क्षण था जब लिन परिवार के शिष्यों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। जब वह तेज रोशनी अंधेरे में गायब हो गई तो यून ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में चमक आ गई। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र अंततः खुल रहा है। यून को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर में असीमित युआंची ऊर्जा भरी हो। वह अपनी सर्वोत्तम अवस्था में था, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करके खुद को चुनौती देना उसकी इच्छा के अनुरूप था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका खून खौल रहा हो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में किस प्रकार की चीजें हैं। अध्याय 432 उजाड़ पशु पिंजरा। सर्दी का मौसम आने के साथ ही जेड स्पिरिट पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई। जेड स्पिरिट पर्वत श्रृंखला में मौजूद सौर पैनल हिमपात से जमीन को बचा नहीं पाए, इसलिए पूरी भव्य पर्वत श्रृंखला बर्फ से ढक गई। बर्फ से ढके जेड स्पिरिट पहाड़ों की सुंदरता का एक अलग ही रूप था। आसमान की ऊंचाई से देखने पर बर्फ से ढका एक अंतहीन सफेद विस्तार दिखाई देता था। यह उन सफेद चोटियों से बने एक विशाल दिव्य स्तंभ की तरह था जो नीले आकाश को भेद रहा हो। इन चोटियों के आपस में जुड़े होने से ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन सर्प ड्रैगन बादलों के बीच लिपटा हुआ हो। और पर्वत शिखर के ऊपर एक आध्यात्मिक झरना था जो पूरे साल कभी जमता नहीं था। ये धुंधले हरे रंग के रत्न की तरह प्रतीत होता था जो पहाड़ों पर अनगिनत मोतियों की तरह बिखर जाता था और बादलों में समाते ही गायब हो जाता था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खुलने ही वाला था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद ही उनको सबसे पहले हिमपात देखने को मिला। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर उसे ऐसा लगा मानो वह स्वर्ग में हो। ये किसी कविता या कलाकृति जैसा था। यून को पहले ही कुलमाता का संदेश मिल चुका था कि लिन परिवार के सभी कनिष्ठ सदस्य जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें क्लाउड प्रोट्रूडिंग शिखर पर एकत्रित होना था। क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक लिन परिवार की 18 प्रमुख चोटियों में से एक थी। यह आमतौर पर लिन परिवार की युवा पीढ़ी के लिए खेती और विकास करने का स्थान था। आमतौर पर कनिष्ठ साधक क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक पर साधना करते थे और उनमें से कई साधना की सुविधा के लिए क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक पर ही रहने लगते थे। क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक पर पहुंचते ही यून ने शिखर की जीवंतता को महसूस किया। बाकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक पर दर्जनों मार्शल आर्ट के मैदान मौजूद थे। इस मार्शल आर्ट के मैदान में युवा अभिजात वर्ग के योद्धा एक दूसरे से अभ्यास कर रहे थे। तलवारों और कृपाणों की किरणें चमक रही थीं और युवांची ऊर्जा प्रज्वलित हो रही थी। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से बर्फ उड़ गई, जिससे मार्शल आर्ट मैदान के कई हिस्से बर्फ से खाली हो गए। ये फूलों की तस्वीरों जैसा लग रहा था। यून सीधे क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक के मुख्य हॉल में गई। यह मुख्य हॉल वह जगह थी जहां उन्हें इकट्ठा होना था। मुख्य हॉल से कुछ दूरी पर यून को अचानक एक जानवर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। इस आवाज से कानों में झंझनाहट सी महसूस हुई। सोचते सोचते वह आवाज का पीछा करते हुए बादलनुमा शिखर के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से में पहुंच गया। ये दृश्य देखकर यून को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। पीछे वाले चौक में एक विशाल धातु का पिंजरा था। धातु का पिंजरा 100 मीटर लंबा और लगभग 3 मंजिला ऊंचा था। पिंजरे की सलाखें एक व्यक्ति की कलाई जितनी मोटी थीं। इन लोहे की स्तंभनुमा सलाखों पर जटिल प्रतीक खुदे हुए थे। ये स्पष्ट रूप से एक प्रकार की संरचना थी। पिंजरे के अंदर 7 से 8 मीटर लंबा खूंखार दिखने वाला एक निर्जन जानवर था। वह किसी भयानक कृपाण दांत वाले बाघ जैसा लग रहा था। यून को इस निर्जन पशु के पद का पता नहीं था, लेकिन इससे निकलने वाली आभा से यह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली निर्जन पशु था। और इस समय पिंजरे के अंदर एक व्यक्ति उस निर्जन जानवर से लड़ रहा था। यून इस व्यक्ति को जानती थी। वह लिन यू था। लिन यू के हाथ में खून से सनी 4 फुट लंबी तलवार थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर कई घाव भी थे। डिंग डिंग डिंग। धातु के पिंजरे में लिन यू इधर उधर भागता और चकमा देता रहा और तलवार निर्जन राक्षस के दांतों से टकराती रही। वह निर्जन राक्षस की कमजोरी की तलाश में था और लगातार उस पर घाव कर रहा था। लिन यू के लगातार उकसावे से वह निर्जन जानवर बेहद क्रोधित हो गया था। गर्जन। लिन यू द्वारा गर्दन पर वार किए जाने के बाद कृपाण दांत वाला बाघ हताशा में लिन यू पर टूट पड़ा। जैसे ही उसका चमकीला दांत लिन यू की गर्दन में घुसने ही वाला था, लिन यू अचानक नीचे झुक गया और अपनी तलवार से वार कर दिया। तलवार की ऊर्जा गर्जना के साथ निकली। पुआ। तलवार की धार ने कृपाण दांत वाले बाघ के कोमल पेट को भेद दिया और खून के छींटे उड़ गए। लिन यू की तलवार लगभग कृपाण दांत वाले बाघ के आर पार हो गई थी।
इसके बाद लिन यू ने अपना पैर ऊपर की ओर उछालते हुए शरीर को पलटा और नीचे से कृपाण दांत वाले बाघ के जबड़े पर प्रहार किया। कृपाण दांत वाले बाघ ने चीख मारी और उसका शरीर पीछे की ओर पलट गया, जिससे वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसका शरीर फड़फड़ा रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्लाउड प्रोट्रूडिंग पीक के प्रभारी लिन परिवार के प्रशासक ने तुरंत पिंजरा खोला। उन्होंने कृपाण दांत वाले बाघ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। इस निर्जन जानवर का पालन पोषण लिन परिवार ने किया था। इसका उपयोग विशेष रूप से बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था। जंगली जानवरों को पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए वे आमतौर पर उनसे लड़ते समय उन्हें मारने से बचने की पूरी कोशिश करते थे। वे उनके घावों को भरते और उन्हें फिर से इस्तेमाल करते थे। पिंजरे में एक खूंखार निर्जन जानवर से लड़ना अपने आप में एक अत्यंत खतरनाक प्रकार का प्रशिक्षण था। अधिकतर समय गंभीर रूप से घायल होने वाला वह निर्जन जानवर नहीं बल्कि लिन परिवार का शिष्य होता था। लिन परिवार के प्रशासकों द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के बावजूद कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान कोई युवा शिष्य उस निर्जन प्रज्वलित प्रवृत्ति का शिकार हो जाता था। ऐसा कभी कभार ही होता था। भाइयों बहुत अच्छे हैं। भाइयों ने आधी अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय में ही एक रहस्यमय लिन बाघ को हरा दिया। उन्होंने ये काम इतने आराम से किया। पिंजरे के चारों ओर काफी सारे जूनियर खिलाड़ी जमा थे। ये लोग जाहिर तौर पर लिन यू के चमचे थे। लिन यू को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देख वे तुरंत उसकी चापलूसी करने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। ये तो बस एक युवा मिस्टिक लिन टाइगर है, इसलिए इसे हराना कोई गर्व की बात नहीं है। इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में खतरा इससे कहीं अधिक है। मेरी शक्ति अपर्याप्त है। लिन यू ने बेपरवाही से अपनी तलवार से बाघ का खून पोंछा। उसने अपने साथियों को अनदेखा करते हुए वहां मौजूद कुछ युवकों पर अपनी नजर डाली। ये युवक भी ऐसे साधक थे जिन्हें महान महारानी के इस रहस्यमय क्षेत्र में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा था। ये लोग उनके साथी भी थे और उनके प्रतिद्वंद्वी भी। लिन यू भली भांति जानता था कि पूर्ण शक्ति के मामले में वह उनसे कहीं कमतर था। आखिरकार उनकी साधना का स्तर उससे कहीं अधिक था। हालांकि यदि उनकी साधना का स्तर स्थिर होता और केवल प्रतिभा की तुलना की जाती तो उसे विश्वास था कि उसकी क्षमता इन लोगों से कहीं अधिक थी। इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। वह खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ हासिल करने की योजना बना रहा था। जब वह सोच रहा था, खून पोंछने वाले कपड़े को पकड़े हुए उसका हाथ अकड़ गया। उसके दोनों हाथ अनजाने में नीचे की ओर चले गए। सीधी धार वाला ब्लेड अब उसके द्वारा मोड़ा जा रहा था। उसने भीड़ में एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम यी यून था। लिन यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उनकी आंखों में लड़ने की भावना और उकसावे का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने यी यून से निगाहें मिलाईं। लिन यू के बगल में चापलूसों जैसे दिखने वाले युवक अभी भी उत्साहित थे। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, उन्होंने अपने बड़े भाई के चेहरे के भाव बदलते देखे। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने यी यून की ओर देखा। अरे वो बच्चा कौन है? ये चापलूस थोड़े हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बड़ा भाई अचानक इस व्यक्ति पर ध्यान क्यों दे रहा है। उपस्थित लिन परिवार के कई शिष्यों ने केवल यी यून का नकाबपोश रूप ही देखा था। उनमें से कुछ ही लोगों ने वास्तव में यी यून का वास्तविक रूप देखा था। यी यून वही यी यून है, भीड़ में से किसी ने कहा। तुरंत ही लिन परिवार की युवा पीढ़ी थोड़ी हैरान रह गई। उन्होंने यी यून का नाम काफी समय से सुना था और आज आखिरकार उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से देख लिया था। तो ये यी यून है। यही वह व्यक्ति है जिसने अवशेष परीक्षण में सराहनीय योगदान दिया था और जिसे मातृदेवी द्वारा सराहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैंने सुना है कि यी यून पूर्वी क्षेत्र के ताया साम्राज्य नामक स्थान से आता है। लिन परिवार में इस मुकाम तक पहुंचना उसके लिए वाकई आसान नहीं है। हालांकि ये किस्मत की बात भी है। तियान युआन विश्व योद्धाओं के लिए पूर्व के दूरस्थ क्षेत्रों को सामूहिक रूप से जंगली पूर्व कहा जाता था। जंगली पूर्व में कई देश थे और ताया दिव्य साम्राज्य उनमें से एक था। तियान युआन जगत के कुछ ही योद्धाओं ने पूर्वी क्षेत्र के जंगली देशों पर ध्यान दिया। चाहे वह यूनलॉन दिव्य साम्राज्य हो या ताया दिव्य साम्राज्य, उन सभी को लगता था कि वे देश मानचित्र पर मात्र एक धब्बा हैं। इन देशों के नाम और विशेषताएं क्या थीं, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने जानने की जहमत उठाई। वहां उपस्थित कुछ लोग ही यून के कारण ही ताया दिव्य साम्राज्य को जानते थे। हालांकि उन्होंने अनजाने में दिव्य साम्राज्य शब्द को साम्राज्य में बदल दिया था। उनके विचार में ताया दिव्य साम्राज्य दिव्य कहलाने योग्य नहीं था। यी यून, हम फिर मिले, लिन यू अचानक बोला। यी यून की ओर बढ़ते हुए उसने धीरे धीरे अपनी तलवार से खून पोंछा। खून की लाल बूंदें सफेद बर्फ पर गिरते हुए सूरज की रोशनी से जगमगा उठी, जिससे ये दृश्य और भी भयावह लग रहा था। यी यून के लिए ये लिन यू की शक्ति का प्रदर्शन था। मैंने सुना है कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश पाने के बाद आप तुरंत एकांत साधना में चले गए। लिन यू यी यून से 30 फीट दूर रुक गया। उसके साथ लिन परिवार के कुछ शिष्य भी थे जिन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश मिल चुका था। यी यून ने वहां मौजूद लोगों पर नजर डाली। लिन शिंटोंग के अलावा वह लिन परिवार के कई शीर्ष मार्शल आर्ट प्रतिभाओं को नहीं जानता था। दरअसल यी यून इन लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था, लेकिन ये लोग उसके साथी थे जो उसके साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। यी यून असभ्य और अनुशासनहीन भी नहीं दिखना चाहता था, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ सकती थी। हाँ, मुझे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं अब तक एकांत में प्रशिक्षण ले रहा था। जेड फॉरेस्ट पीक की तृतीय श्रेणी की साधना भूमि हेवनली यांग हॉल। यह एक ऐसी साधना भूमि है जिसका उपयोग आमतौर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्य करते हैं, और फिर भी आपने लगभग आधे साल तक एकांतवास में प्रशिक्षण लिया। उद्धरण चिन्ह। लिन यू ने अपनी बात पूरी नहीं की। हालांकि लोग समझ गए कि वह यह इशारा कर रहे थे कि यून के हाथों में साधना स्थल व्यर्थ चला गया। आखिरकार ये यून की साधना का स्तर स्वर्गीय यांग हॉल के प्रभावों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह एक दिव्य खजाने की बर्बादी थी। हमारी उम्र में 1 या 2 महीने के लिए एकांत में प्रशिक्षण लेना ही पर्याप्त है। इससे अधिक का कोई लाभ नहीं है। शक्ति वास्तविक लड़ाई से प्राप्त होती है, न कि केवल बैठे रहने से। जान जोखिम में डालकर लड़ी गई लड़ाइयों से ही आपकी प्रगति सबसे तेज होगी। कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि महान महारानी के रहस्यमयी लोक में जाना कोई आसान काम नहीं है।
जरा सी भी लापरवाही से वहां लोगों की जान जा सकती है। लिन परिवार के जिन शिष्यों को रहस्यमयी लोक में प्रवेश के लिए चुना गया था, उनमें से किसी ने भी लापरवाही नहीं बरती। इस दौरान वे सभी अनगिनत बार अपनी जान की बाजी लगाते रहे। लिन यू ने गर्व से कहा। उसके लहजे में एक स्वाभाविक तेवर था। यह एक घातक तेवर और युद्ध की भावना थी जो उसने निर्जन जानवरों से लंबे समय तक लड़ते हुए हासिल की थी। उनकी वाणी में इस तरह का भाव समाहित था जिससे उनके शब्द प्रभावशाली और आकर्षक प्रतीत होते थे। उनके शब्दों को कई युवा अभिजात वर्ग का भी समर्थन मिला। लिन परिवार के ये कुलीन लोग शक्ति के समर्थक थे और रक्तपात करने वाले युद्धों के पक्षधर थे। यही एक योद्धा की पहचान थी। युवा योद्धाओं के लिए यही अपेक्षित जीवन शैली थी। जो लोग लंबे समय तक एकांतवास में साधना करते थे, वे आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग के लोग होते थे जिनकी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी होती थी। यह उन वृद्ध लोगों को भी पसंद आता था जो अब अपनी साधना में कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते थे। लिन यू की बातें सुनकर यी यून ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लड़ाई करना स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि बैंगनी क्रिस्टल और महान महारानी के अवशेष की शुद्ध यान ऊर्जा के संयोजन से उसे एक बार पुनर्जन्म लेने की शक्ति मिलती थी। इनसे प्राप्त होने वाले लाभ लड़ाई से मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक थे। 5 महीने के एकांतवास प्रशिक्षण के दौरान यी यून की साधना के स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। सबसे बड़ा लाभ उसके शुद्ध यांग शरीर का निर्माण था। यी यून ने अपने शरीर के पुनर्निर्माण में महान महारानी के अवशेष की लगभग 90% ऊर्जा का उपयोग किया था। साधना के स्तर में अचानक वृद्धि तो स्वाभाविक ही थी। अध्याय 433 ईश्वर के दफन रसातल की ओर अग्रसर। यी यून की खामोश प्रतिक्रिया ने लिन यू को ऐसा महसूस कराया जैसे वह हवा में मुक्के मार रहा हो। यी यून की उम्र के लोगों के लिए यह वह समय था जब वे सबसे अधिक आक्रामक होते थे। वे दूसरों को खुद को नीचा दिखाने नहीं देते थे। लिन यू ने पहले सोचा था कि ये शब्द कहने से यी यून उत्तेजित हो जाएगा और गुस्से से लाल गर्दन करके उससे झगड़ा करने लगेगा। ऐसा होने पर वह यी यून को सुनसान पशु पिंजरे में जाने और एक रहस्यमयी लिन बाघ से लड़ने के लिए उकसा सकता था। यी यून की ताकत को देखते हुए अगर उसका सामना किसी रहस्यमयी लिन बाघ से हो तो उसकी हालत बेहद दयनीय हो जाएगी। लिन परिवार के प्रशासक उसकी मदद भी करें तो भी यी यून घायल हो जाएगा या कम से कम बुरी तरह शर्मिंदा तो होगा ही। हालांकि लिन यू यी यून के शांत स्वभाव और सहनशीलता को देखकर असमंजस में थी। लिन यू के चमचे उसके साथ ही पले बड़े थे, इसलिए वे लिन यू के मन को अच्छी तरह समझते थे। वे यी यून को उकसाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हालांकि लिन यू ने सिर हिलाते हुए कहा, छोड़ो इसे। उसे उकसाना हमारी ओर से स्पष्ट गलती होगी। ये लड़का यी यून शायद सहमत भी न हो, और अगर वह सहमत भी हो जाता है तो अगर उसे चोट लगती है तो कुलमाता हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगी। लिन यू मामले को जटिल नहीं बनाना चाहता था और इस समय जब उसने दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसे कुछ महसूस हुआ। सभी लोगों को एक जैसा ही एहसास हो रहा था जब वे सब दूर तक देख रहे थे। उन्होंने केवल बर्फ से भरे आकाश में चुपचाप उड़ते हुए लोगों के एक समूह को देखा। यी यून ने आंखें सिकुड़ी। लोगों के बीच उसने लिन शिंटोंग, सूजी और कुलमाता लिन को देखा। यी यून को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिन परिवार की मुखिया, जो हमेशा से परिवार की मुखिया रही थी, इस समय 2 बुजुर्गों के पीछे सम्मानपूर्वक चल रही थी। इन दोनों बुजुर्गों के बाल और दाढ़ी सफेद थे और चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। एक ने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे जबकि दूसरे ने सफेद। उनके चेहरे पर उम्र के धब्बे भी थे। वे अमरता का आभास नहीं देते थे और कुछ हद तक बदसूरत भी लग सकते थे। दोनों बुजुर्ग दिखने में काफी हद तक एक जैसे थे, मानो वे जुड़वा हों। जब यी यून ने इन दोनों बूढ़े लोगों को देखा तो वे अभी भी बहुत दूर थे और उनकी गति बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे अपने आसपास की जमीन पर धूल को भी हिलाए बिना हल्के से उतर गए। अचानक शोरगुल मचाती हुई बादल से ढकी चोटी शांत हो गई। सभी लोग दोनों बुजुर्गों को स्तब्ध होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े थम गए हों। अपने सामने 2 बुजुर्गों को देखकर यी यून का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। यी यून को ऐसा लगा जैसे वह उन दोनों बुजुर्गों की आंखों में नहीं देख पा रहा हो, मानो उनकी आंखें प्रकाश की किरणें हों जो उसे भेद सकती हों। हालांकि यी यून जानता था कि बैंगनी क्रिस्टल का स्तर इस दुनिया के मानक से कहीं अधिक है और वे इसका पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इन दोनों बुजुर्गों द्वारा उत्सर्जित दबाव ने उसे बेचैन कर दिया। दोनों बुजुर्गों ने एक ही समय में यी यून की ओर देखा। एक ने हल्का सा सिर हिलाया जबकि दूसरे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन दोनों बुजुर्गों से कुछ ही दूरी पर साधारण वस्त्र पहने लिन शिंटोंग खड़ी थीं। 5 महीने बीत चुके थे जो मानो पलक झपकते ही बीत गए थे। लिन शिंटोंग को दोबारा देखकर यी यून को लगा कि उसके स्वभाव में एक सूक्ष्म बदलाव आ गया है। वह पहले से कहीं अधिक स्वर्ग की परी जैसी लग रही थी। अपने शरीर में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत यी यून को महसूस हुआ कि लिन शिंटोंग की ऊर्जा एक शांत झील की तरह थी जिसमें जरा भी हलचल नहीं थी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा होने के बावजूद उसका इतना शांत रहना इस बात का प्रमाण था कि लिन शिंटोंग की शक्ति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। लिन परिवार के सभी उपस्थित शिष्यों, मैं इन दोनों का परिचय कराता हूँ। ये लिन परिवार के 3 महान बुजुर्गों में से 2 हैं, एल्डर होवन और एल्डर तियांजू। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इनके बारे में बहुत पहले से सुना होगा, लेकिन वास्तव में इन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। मातृसत्ता के बोलने के बाद वह 2 महान बुजुर्गों के पीछे जाकर खड़ी हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों को पहले से कुछ संदेह था, फिर भी कुलमाता के सकारात्मक जवाब को सुनकर वे चौंक गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। लिन परिवार के तीनों वरिष्ठ बुजुर्ग वहां मौजूद कनिष्ठों के लिए किंवदंती समान थे। वे लगभग कभी दिखाई नहीं देते थे। यहाँ तक कि परिवार के कुछ साधारण बुजुर्गों को भी उनसे मिलने का अवसर शायद ही कभी मिलता था। ये दोनों बुजुर्ग लिन परिवार के वास्तविक आधार स्तंभ थे। तियान युआन जगत में लिन परिवार का अस्तित्व कायम रहना, शीर्ष पारिवारिक कुलों में से एक बनना और अपनी अनमोल भूमि ज़ेड स्पिरिट पर्वत की रक्षा करना इन कुछ बुजुर्गों के समर्थन के कारण ही संभव हो पाया था। हालांकि लिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। उपस्थित दोनों बुजुर्ग बहुत बूढ़े थे और उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। शेष तीसरे ग्रैंड एल्डर सबसे शक्तिशाली और युवा थे। हालांकि लिन परिवार को अगले 10-20 हज़ार वर्षों के भीतर एक और ग्रैंड एल्डर पैदा करना आवश्यक था ताकि लिन परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। यह आसान काम नहीं था और लिन शिंटोंग निस्संदेह लिन परिवार के उच्च अधिकारियों की सबसे पसंदीदा उम्मीदवार थीं। एक बार लिन शिंटोंग की स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसें जुड़
जाए तो वह भविष्य की अद्वितीय महारानी बन जाएंगी। तब लिन परिवार की समृद्धि लाखों वर्षों तक सुनिश्चित हो जाएगी। आगे इतने बड़े फायदे होने की संभावना को देखते हुए लिन परिवार के लिए जोखिम उठाना उचित था। आप सभी को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का अर्थ पहले से ही पता होगा, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। इस रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा में तियांजू और मैं आपके साथ चलेंगे, लेकिन असली मुख्य पात्र तो आप सभी होंगे। चूंकि यह एक पैतृक संपत्ति है, इसलिए महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के सबसे बड़े लाभ निश्चित रूप से आप जैसे कनिष्ठों को ही मिलेंगे। यदि आप महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं और महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त कर लेते हैं, या शिंटों की स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाली नसों को जोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, तो आप लिन परिवार के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति होंगे। जब तक आपकी भविष्य की उपलब्धियां संतोषजनक रहेंगी, आपको लिन परिवार की आधी संपत्ति का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाएगी। एल्डर होवन के शब्द आश्चर्यजनक थे। इससे वहां मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। लिन परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा हेलन को मिला। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि लिन परिवार इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा के लिए भारी इनाम देगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि उन्होंने कल्पना की थी कि यह साधना तकनीक, औषधि या अवशेष होंगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एल्डर होवन लिन परिवार को भविष्य में संपत्ति का स्वामित्व सौंपने का वादा करेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह संपत्ति का आधा हिस्सा क्यों था, तो यह स्पष्ट था। शेष आधा हिस्सा लिन शिंटोंग के लिए आरक्षित था। यदि लिन शिंटोंग वास्तव में अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुकी नसों को जोड़ पाती, तो उनके लिए लिन परिवार की बागडोर संभालना तर्कसंगत होता। हालांकि लिन शिंटोंग के साथ लिन परिवार की सत्ता साझा करना, जबकि उनका दर्जा केवल एक अद्वितीय महारानी के बाद दूसरे स्थान पर है, ने उपस्थित लिन परिवार के कई शिष्यों को उत्साहित कर दिया। लिन परिवार ने इस बार वाकई में बहुत निवेश किया है। ग्रैंड एल्डर होवन के पीछे खड़े सूजी मन ही मन आश्चर्यचकित थे। वे एल्डर होवन के दृढ़ संकल्प से काफी प्रभावित थे। महान पुरस्कारों के बिना बहादुर नायक नहीं हो सकते। हालांकि एल्डर होवन द्वारा दिए गए पुरस्कार उचित थे। इसका कारण ये था कि यदि कोई महान महारानी की विरासत प्राप्त कर लेता, तो उसके पास लिन परिवार के आधे हिस्से को नियंत्रित करने की पर्याप्त क्षमता होती। और यदि वह व्यक्ति लिन शिंटोंग को ठीक करने का कोई उपाय खोज लेता, तो उसकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ जाती। चलो यहाँ से चलते हैं। एल्डर होवन ने आगे कोई बकवास नहीं की। उन्होंने धीरे से अपना हाथ हिलाया और एक किरण निकली। यह एक छोटा हवाई जहाज था। हवा में फेंके जाने के बाद यह छोटा हवाई यान तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते इसकी लंबाई लगभग 1000 फीट हो गई। इसके बाद एल्डर होवन ने अपनी लंबी आस्तीन झटक दी और एक प्रबल शक्ति उमड़ पड़ी। इस शक्ति ने उपस्थित कनिष्ठों को हवाई यान में पहुंचा दिया। यीयुन ने अपने आसपास के स्थान में बदलाव महसूस किया और अगले ही पल वह एयरशिप के भीतर था। इससे यीयुन आश्चर्यचकित रह गया। एल्डर होवन की पद्धति में स्पष्ट रूप से स्थानिक नियम समाहित थे, अन्यथा वह एयरशिप के अंदर नहीं बल्कि डेक पर प्रकट होते। हवाई यान आसमान में तेजी से ऊपर उठा और पलक झपकते ही क्लाउड प्रोट्रूडिंग चोटी को पीछे छोड़ते हुए गॉड बरियल एबिस की ओर उड़ गया। रास्ते में हवाई यान बेहद तेज गति से कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि यीयुन को उसमें सवार रहते हुए यह बहुत स्थिर महसूस हुआ। दोनों महापुरुष अब दिखाई नहीं दे रहे थे। शुरुआत में महापुरुष तियांजू ने यीयुन को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया था, जो शेंतु परिवार की कुटिल साजिश को समझने के लिए यीयुन को धन्यवाद था। बाद में उन्होंने यीयुन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका अधिकांश ध्यान लिन शिंटोंग पर केंद्रित था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की इस यात्रा के लिए कनिष्ठों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निश्चित रूप से लिन शिंटोंग थी। महान महारानी की विरासत प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना भी लिन शिंटोंग की ही थी। लिन परिवार की युवा पीढ़ी को यह नहीं पता था कि पिछले 5 महीनों में लिन परिवार के तीनों वरिष्ठ सदस्यों ने लिन शिंटोंग को मार्गदर्शन देने के लिए आगे कदम बढ़ाया था। कुलमाता के साथ मिलकर वे समय समय पर लिन शिंटोंग को अपनी अपनी निपुणता की चीजें सिखाते थे। लिन परिवार के सभी विशेषज्ञ लिन शिंटोंग के इर्द गिर्द ही घूमते थे। लिन शिंटोंग को उनकी उपयोगिता के लिए हर तरह की बहुमूल्य औषधियां उदारतापूर्वक दी जाती थीं। लिन परिवार ने लिन शिंटोंग के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। लिन परिवार के लंबे इतिहास में किसी भी कनिष्ठ सदस्य को ऐसा सम्मान नहीं मिला था। और लिन शिंटोंग ने लिन परिवार के उच्च अधिकारियों को निराश नहीं किया। मात्र 5 महीनों में ही उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। उनकी नियम संबंधी समझ में भी सुधार हुआ था। पूरे लिन परिवार के इतिहास में इस उम्र में किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं थी। यदि प्राकृतिक इन मेरिडियन के अभिशाप ने सभी बुजुर्गों के दिलों को अंधकार में न कर दिया होता, तो लिन शिंटोंग की वर्तमान उपलब्धियां ही उन्हें लिन परिवार की भावी उत्तराधिकारी के रूप में पोषित करने के लिए पर्याप्त थीं। अब जब तक हवाई यान उड़ रहा था, उस समय का लाभ उठाते हुए दोनों महावृद्ध लिन शिंटोंग के बगल में ध्यान करने लगे और गुप्त रूप से उसके चारों ओर स्वर्ग पृथ्वी युआन ची को नियंत्रित करते रहे, जिससे लिन शिंटोंग सार, ची और आत्मा के 3 पहलुओं में अपनी इष्टतम स्थिति तक पहुंच सके। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की इस यात्रा के लिए लिन परिवार के उच्च अधिकारियों को लिन शिंटोंग पर बहुत भरोसा था। वे जानते थे कि शेंतु परिवार के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में असफल होने का कारण शेंतु नानतियान था। शेंतु परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया था। यदि लिन शिंटोंग को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो लिन परिवार वास्तव में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के द्वार खोलने में सक्षम हो जाएगा। लिन शिंटोंग की प्राकृतिक इन नाड़ियों और परिपूर्ण शुद्ध हीन शरीर के कारण उनकी मार्शल कला अद्वितीय थी। यदि लिन शिंटोंग महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त नहीं कर पाती, तो लिन परिवार के उच्च अधिकारी इस क्षमता वाले किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कुलमाता जी, चिंता मत कीजिए, शिंटोंग ठीक हो जाएगी। कुलमाता के बगल में बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कुछ कहा। कुलमाता ने सिर हिलाया। लिन शिंटोंग को देखते हुए उनकी आंखों में प्रेम और आशा भरी हुई थी। इस समय लिन शिंटोंग की आंखें कसकर बंद थीं। उनकी पलकें धीरे धीरे कांप रही थीं। ध्यान की अवस्था में वे किसी दिव्य परी जैसी लग रही थीं। लेकिन उनके शांत स्थिर जल जैसे भाव के भीतर एक प्रबल जुझारू भावना धधक रही थी। ये भाग्य के विरुद्ध उनकी युद्ध की घोषणा थी। वह हमेशा से अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती थी, और इस बार स्वर्ग ने उसके सामने एक अवसर रख दिया था। अध्याय 434, विरोधियों का सामना करना।
हवाईयान अत्यंत तीव्र गति से यात्रा कर रहा था। उसे अगम्य सागर तक पहुंचने में केवल एक दिन का समय लगा। अगम्य सागर ने संपूर्ण तियान युआन जगत को घेर रखा था। सागर से पूर्व की ओर जाने पर ताया दिव्य साम्राज्य की सीमा पहुंच जाती थी। उत्तर की ओर जाने पर असीम सागर ही दिखाई देते थे। समुद्र बिल्कुल शांत होगा, उसमें स्वर्ग पृथ्वी युआंची का कोई नामो निशान नहीं होगा। यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी उसे पार नहीं कर पाएगा। गॉड बरियल एबिस अगम्य सागर की गहराई में स्थित था, जो तियान युआन दुनिया के ठीक नीचे था। एशिप तियान युआन ग्रह की महाद्वीपीय चट्टान के समानांतर नीचे की ओर यात्रा कर रही थी। जैसे ही सूर्य छिप गया, एशिप तेजी से तियान युआन ग्रह के महाद्वीपीय पिंड की विशाल छाया में समा गई। 1000 फुट लंबा वह हवाईयान विशाल महाद्वीपीय प्लेट के सामने धूल के एक कण जैसा दिख रहा था। पुआ हवाईयान दुर्गम सागर में प्रवेश कर गया, जिससे एक जोरदार छपछपाहट हुई। हालांकि आकाश में बहुत ऊपर से नीचे देखने पर यह छपछपाहट बिल्कुल नगण्य प्रतीत हुई। यीयून हवाई जहाज की एक खिड़की के सामने खड़ी होकर गहरे और अंतहीन पानी के नीचे की दुनिया को देख रही थी। इस समुद्र में मछलियां बहुत कम थीं। कभी कभार ही जैविक जीव दिखाई देते थे। वे विशालकाय पानी के भीतर रहने वाले भयंकर जानवर थे। ऊपर देखते हुए यीयून ने पाया कि तियान युआन महाद्वीप वास्तव में अगम्य सागर पर तैर रहा था। तियान युआन महाद्वीप को समुद्र तल से जोड़ने वाला कोई आधार नहीं था। इसका अधिकांश भाग खाली था और उस खाली स्थान से असंख्य विशाल चट्टानी टीले निकले हुए थे। ये चट्टानी श्रृंखलाएं 1 लाख फीट से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई थीं। ये तियान युआन महाद्वीप से लेकर दुर्गम सागर की गहराइयों तक जाती थीं। ये देखने में भयानक दांतों जैसी लगती थीं। इस दृश्य को देखकर यीयून को इस संसार की विशालता और भव्यता का गहरा एहसास हुआ, और उसमें वह स्वयं को बहुत छोटा महसूस करने लगा। प्रकृति की विशालता के सामने मनुष्य अक्सर खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। शायद यही एक कारण था जिसने लोगों को निरंतर मजबूत बनने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। इस गहराई पर पानी का बहाव और भी उग्र होता जा रहा था। हवाईयान ईश्वर के दफन रसातल में स्थित भयानक भंवर की ओर बढ़ रहा था। वह हवाईयान आकार में विशाल था, इसलिए उस पर खिंचाव बल का प्रभाव अधिक था। जैसे जैसे वह ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के करीब पहुंचता गया, खिंचाव बल उतना ही बेकाबू होता गया। यहाँ तक कि लिन परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग भी अशांत समुद्र में इतने विशाल हवाईयान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए अगले 15 मिनट में उन्हें एशिप छोड़ना पड़ा। फिर लोगों को अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके ईश्वर के दफन रसातल तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। हम लगभग पहुंच चुके हैं। अगर हम और अंदर गए तो एशिप पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। हवाई जहाज के डेक पर एल्डर होवन दृढ़ता से खड़े थे और पास के ही गॉड बरियल एबिस के अशांत जल का सामना कर रहे थे। एल्डर तियानजू ने सिर हिलाते हुए कहा, जूनियरों को बाहर आने दो। वे इस स्तर के जल प्रवाह को सहन करने में सक्षम होने चाहिए। जैसे ही एल्डर तियानजू ने यह कहा, अचानक उनका ध्यान किसी चीज पर गया। उन्होंने अपना सिर एक तरफ घुमाकर समुद्र की गहराई में देखा। ओह, मतलब उद्धरण चिन्ह। अगम्य सागर की अथाह गहराइयों में एक धुंधली सी परछाई लिन परिवार के हवाई जहाज की ओर बढ़ रही थी। एल्डर तियानजू ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उनकी दृष्टि उत्कृष्ट थी, इसलिए वे गहरे अंधेरे समुद्र में भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक विशाल समुद्री कछुआ था। समुद्री कछुए पर एक अवरोध था और उस अवरोध के भीतर लोगों का एक समूह बैठा था। दूरी के बावजूद एल्डर तियानजू उनके कपड़े स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उनके कपड़ों पर लौ के समान एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। यह एक प्रकार का कुल चिन्ह था। उन लोगों में एक बुजुर्ग भी थे जिन्होंने एल्डर तियानजू की निगाहों को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एल्डर तियानजू से नजरें मिलाईं। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। लीफायर सेक्ट। एल्डर तियानजू ने भौहें चढ़ाईं। उनके सामने आए बिन बुलाए मेहमान लीफायर सेक्ट से आए थे, जो एक विशाल संप्रदाय था। तियान युआन जगत में हर गुट पारिवारिक कबीले के रूप में नहीं था। तियान युआन जगत में कई बड़े संप्रदाय भी थे। उनकी शक्ति कई पारिवारिक कबीलों से भी कहीं अधिक थी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर होवन का चेहरा उतर गया। इस समय और इस स्थान पर लीफायर सेक्ट का अचानक गॉड बरियल एबिस के पास प्रकट होना संयोगवश नहीं था। शायद उनका भी वही मकसद है जो हमारा है। लगता है हमारे डर सच हो गए हैं। शेंतु परिवार हमें रहस्यमयी दुनिया में आज़ादी से घूमने नहीं देगा। वे रहस्यमयी दुनिया में हमें रोकने और हमसे लड़ने की योजना बना रहे हैं। जब अवशेष परीक्षण समाप्त हुआ, तब लिन परिवार ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी के बदले शेंतु नानतियान, 1000 हाथों वाली दादी और शेंतु परिवार के उच्च अधिकारियों के जीवन का सौदा करने का सुझाव दिया था। तब लिन परिवार के उच्च अधिकारियों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि शेंतु परिवार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के रहस्य बिना किसी हिचकिचाहट के लिन परिवार को नहीं सौंपेगा। शेंतु परिवार चुपके से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी अन्य गुटों को बेच देगा। ऐसा करके वे एक तीर से 3 निशाने साध सकते थे। सबसे पहले शेंतु परिवार अपने नुकसान की अधिकतम भरपाई करेगा। शेंतु परिवार कुछ या यहाँ तक कि 1 दर्जन गुटों का चयन करके उनसे सौदे की कीमत तय कर सकता है। सौदे के बाद वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी उन्हें बेच सकते हैं, और ये लगभग 1 दर्जन गुट शेंतु परिवार को अच्छी खासी आय प्रदान कर सकते हैं। दूसरे, ऐसा करके शेंतु परिवार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को लिन परिवार के हाथों में जाने से रोक सकता था। जब सभी इसमें प्रवेश करेंगे तो ये देखने के लिए होड़ मच जाएगी कि किसके पास सबसे अच्छी क्षमता और भाग्य है। संभवतः प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण और एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण कोई भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के निषेधों को तोड़ने का साहस नहीं करेगा। अंततः उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। शेंतु परिवार जानता था कि उनके लिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मूल विरासत प्राप्त करना लगभग असंभव था, इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि वे ये जानकारी सबके लिए उपलब्ध करा दें। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर कोई प्रवेश कर सकता था, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता था। तीसरा, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी सार्वजनिक करने से विभिन्न गुटों के कई विशेषज्ञ आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और अंततः वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। शेंतु परिवार निश्चित रूप से यही चाहता था कि इसके परिणामस्वरूप अन्य गुट कमजोर पड़ जाएं। लिन परिवार को पता था कि ऐसा संभव है, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आत्मा का अनुबंध भी पर्याप्त नहीं था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब लिन परिवार ने शेनतू परिवार के साथ बातचीत की खबर फैलाई तो शेनतू परिवार को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी बेचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर तभी हुए जब शेनतू परिवार के उच्च अधिकारी लिन परिवार के साथ बातचीत करने आए। तब तक शेनतू परिवार को बांधना बहुत देर हो चुकी होती। हमें क्या करना चाहिए? शायद शेनतू परिवार ने जब ये खबर फैलाई तो उन्होंने ये समझौता कर लिया था कि एक बार जब वे रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे तो वे हमारे खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। तब हम कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र आखिरकार वह स्थान था जहां महान महारानी अपने उत्तराधिकारी का चयन करती थी। जब प्राचीन महारानी ने इस विरासत भूमि की स्थापना की तो उन्हें स्वाभाविक रूप से यह पता था कि महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वालों की आयु एक समान नहीं होगी। परिणामस्वरूप उनकी साधना के स्तर में बहुत अंतर होगा। उच्च साधना स्तर वाले लोग जरूरी नहीं कि अधिक प्रतिभाशाली हों। हो सकता है कि कम साधना स्तर वाला व्यक्ति ही वह व्यक्ति हो जिसकी उसे तलाश थी। इन परिस्थितियों में प्राचीन महान महारानी स्वाभाविक रूप से कम साधना स्तर वाले लोगों को कुछ संरक्षण प्रदान करेंगी। यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च साधना स्तर और अधिक आयु वाले लेकिन औसत प्रतिभा वाले लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को कम करने के लिए अंधाधुंध हत्याएं करेंगे। हालांकि ये सुरक्षा हर जगह लागू नहीं थी। कुछ स्थान ऐसे भी थे जो इस सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। यदि लिन शिंटोंग के सुरक्षा के दायरे से बाहर हो और लिन परिवार पर शेनतू परिवार और अन्य परिवार समूहों द्वारा संयुक्त रूप से हमला किया जाए तो परिणाम विनाशकारी होगा। एल्डर होवन ने माथे पर शिकन डालते हुए उदास भाव से कहा, अगर हमारा अनुमान गलत नहीं है तो शेनतू परिवार ने जब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उसमें ये शर्त भी शामिल रही होगी कि अन्य परिवार शेनतू परिवार को परेशान न करें बल्कि हमारे लिन परिवार से निपटें। अगर ऐसा हुआ तो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में शिंटोंग के लिए कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस 6 महीने में शेनतू नानतियान के घाव ठीक हो जाने चाहिए। वह संभवतः इस रहस्यमयी लोक के अभियान में शामिल होगा। शिंटोंग के प्रति उसकी मंशा कभी भी शुद्ध नहीं थी। साथ ही शेनतू परिवार यह समझता है कि महान महारानी का रहस्यमयी लोक हमारे लोक से कहीं बेहतर है, इसलिए यदि वे पहले से कोई व्यवस्था कर लें। एल्डर तियानजू ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें इसके परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं थी। जूनियरों की स्थिति वास्तव में बेहतर है। अपने उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए प्राचीन महारानी को कई प्रतिबंध लगाने चाहिए थे। जहां तक हम बूढ़ों की बात है, हमारी स्थिति कहीं अधिक खतरनाक होगी। महारानी द्वारा हमें दी जाने वाली सुरक्षा इतनी कम होगी कि ये दयनीय है। प्राचीन महारानी का इरादा उत्तराधिकारी चुनने का था। जहां तक उन जैसे बूढ़े लोगों की बात है जो खजाने की खोज में निकले थे, महारानी को उनकी जान की परवाह क्यों होगी? महान महारानी ने शायद यूं ही अपनी इच्छा से उनके लिए खजाने छोड़ दिए होंगे। आखिरकार उनमें से कुछ खजाने उनके भावी उत्तराधिकारी के काम नहीं आ सकते थे और शायद उनकी नज़र में उनका कोई खास महत्व भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सुविधा के लिए उन्हें भावी लोगों के लिए छोड़ दिया था। जिनके पास खजाना पाने के साधन थे उन्हें वह मिल गया। अगर वे उसे नहीं पा सके या खजाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे तो इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार थे। शेनतू परिवार का ये कदम वाकई दुर्भावनापूर्ण है, एल्डर होवन ने गुस्से से कहा। जूनियरों को बहुत सावधान रहना होगा। हम जैसे बूढ़ों की बात करें तो हम शायद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की सुरक्षात्मक बाहरी सीमा में ही प्रवेश कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा होगा। फिर ये लगभग निश्चित ही होगा कि हम जैसे बूढ़ों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हमने इतनी मेहनत की और शेनतू परिवार के साथ इतने लंबे समय तक उलझे रहे और अंत में हमें यही नतीजा मिला। अन्य परिवारों की तुलना में हमें कोई लाभ नहीं मिला। इसे तो नुकसान ही कहा जा सकता है। कोई और रास्ता नहीं है। एल्डर तियानजू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम शेनतू परिवार के साथ उलझे न होते और शेनतू परिवार को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मजबूर न करते तो ये रहस्यमय क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से शेनतू परिवार के नियंत्रण में होता। हमें एक भी मौका नहीं मिलता, लेकिन अब आखिरकार हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी है। इस रहस्यमय क्षेत्र में भेड़िए शेनतू नानतियान की मौजूदगी से मुझे चैन नहीं मिल रहा है। चलिए शिंटोंग से पूछते हैं और देखते हैं कि उसका क्या फैसला है। एल्डर होवन भले ही ऐसा कहें, लेकिन वास्तव में उन्होंने लिन शिंटोंग के जवाब का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसके स्वभाव को देखते हुए उसका केवल एक ही जवाब हो सकता था। अध्याय 435 महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का उद्घाटन। हवाई यान छोड़ने का आदेश आया। येयुन और लिन परिवार का एक और कनिष्ठ सदस्य साथ खड़े रहे जब एल्डर तियानजू उन दोनों को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक ले गए। एल्डर तियानजू के हाथ के इशारे से येयुन ने महसूस किया कि वह एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर गया है। इस ऊर्जा के कारण उसे हल्की सी सुन्नता का अनुभव हुआ और अनगिनत बिजली की चिंगारियां हल्की हल्की चमक उठी। ये बिजली की शक्ति थी। एल्डर तियानजू बिजली के नियम का अभ्यास करते थे। बिजली को स्वर्ग के दंड की शक्ति के रूप में भी जाना जाता था। यह अफवाह थी कि यह जघन्य अपराधियों को मार सकती है और इसी कारण एल्डर तियानजू स्वर्ग का क्रोध को उनकी उपाधि मिली थी। जब येयुन को हवाई यान से बाहर लाया गया तो उसने स्वयं भगवान के अंतिम संस्कार की खाई के निकट समुद्र के पानी की भयानक खिंचाव शक्ति का अनुभव किया। एल्डर तियानजू की ऊर्जा येयुन में समाहित होने के बावजूद उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी मांसपेशियां फटने वाली हों। येयुन ने समुद्र की अथाह गहराई की ओर देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। उसके सामने समुद्र की गहराई में एक विशालकाय काला छेद था। वह काला छेद समुद्र तल के क्षितिज को निगल गया था और जहां तक दृष्टि जा सकती थी वहां तक फैला हुआ था। ब्लैक होल के केंद्र में आकाश की ओर एक गहरी दिव्य किरण उठ रही थी। ये देवताओं के भाले की तरह थी जो बाहर निकली। इसने अगम्य सागर को भेदते हुए सीधे अगम्य सागर के ऊपर स्थित विशाल और भारी महाद्वीपीय भूभाग में प्रवेश किया। वह महाद्वीपीय भूभाग तियान युआन जगत था। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये रहस्यमय और भयावह काला प्रकाश ही तियान युआन जगत के असीम भार को थामे हुए हो। ये तियान युआन जगत का आधार स्तंभ था। काली रोशनी के नीचे ब्लैक होल एक सपाट अथाह सतह नहीं थी। ये थोड़ी गोल सतह थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की तलहटी में एक विशाल काला सूर्य दबा हुआ हो और उसका केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा हो। वह भयानक भंवर काली गेंद के चारों ओर तेजी से घूम रहा था। उसमें अथाह मात्रा में समुद्री जल समाहित हो रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि इस घूर्णन से जरा सी भी आवाज नहीं निकली। ये भयानक रूप से शांत था।
ऐसा लग रहा था मानो अगर इसमें कोई आवाज होती भी तो वह भी ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में समा गई हो। यह एक शाश्वत भंवर था जो प्राचीन काल से विद्यमान था। यियून को इसके करीब पहुंचने पर ही इसकी भयावहता का एहसास हुआ, यहाँ तक कि एक महान सम्राट भी इसके सामने नतमस्तक हो जाता। हम अभी भी ईश्वर के समाधि कुंड से बहुत दूर हैं। हम कितनी दूर हैं ये हमें नहीं पता, शायद हम 500 मील दूर हों या शायद 5000 मील। ईश्वर के समाधि कुंड के जबरदस्त खिंचाव बल के कारण स्थानिक आयाम विकृत हो गए हैं, इसलिए दूरी अब कोई निश्चित माप नहीं रह गई है। मैं भी इसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। एक बार जब आप ईश्वर के समाधि कुंड के पास पहुंच जाते हैं तो न केवल एक भयानक खिंचाव बल होगा बल्कि विकृत स्थानिक आयामों के कारण मेरे लिए वापस लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एल्दतियांजू बोले वे यियून और लिन परिवार के जूनियर को साथ लेकर गॉड बरियल एबिस की ओर उड़ गए। समुद्र के पानी की प्रचंड चीरने वाली शक्ति एल्दतियांजू द्वारा काफी हद तक कम कर दी गई थी। उनके शरीर के चारों ओर बैंगनी युआंची एक वज्र तलवार में संघनित हो गई, जिससे समुद्र का सारा पानी जहां से भी गुजरा वह अलग हो गया। योद्धा अनाज से परहेज करने की अवस्था तक पहुंच सकते थे। वे स्वर्ग पृथ्वी युआंची से संपर्क स्थापित कर सकते थे, जिससे वे पानी के भीतर सांस ले सकते थे। वे समुद्र में मौजूद युआंची को अवशोषित कर सकते थे, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। हालांकि समुद्र की अथाह गहराई में मौजूद अत्यधिक दबाव को कोई भी सामान्य योद्धा सहन नहीं कर सकता था। विशेष रूप से लाखों फीट की गहराई पर उनके शरीर को ऐसा महसूस होता था मानो वे हर समय एक पहाड़ ढो रहे हों। अरे तो जब वे देव समाधि के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो यियून ने देखा कि वहां बहुत से लोग जमा थे। वे स्पष्ट रूप से लिन परिवार के नहीं थे। प्रतियोगी। यियून की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रतिद्वंद्वियों की उपस्थिति उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक निराशाजनक रही। इसका अर्थ ये भी था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में यह अभियान और भी कठिन हो जाएगा। जब पूरा लिन परिवार इकट्ठा हो गया तो दूसरे गुटों के लोग भी लिन परिवार की ओर देखने लगे। ईश्वरीय समाधि की उपस्थिति के कारण समुद्र तल पूरी तरह से अंधकार में नहीं था। योद्धाओं की दृष्टि से वे इस वातावरण में एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इतने सारे गुटों को देखकर लिन परिवार के शिष्य तुरंत घबरा गए। ये कई लोगों की उम्मीदों से परे था। उन्होंने पहले सोचा था कि लिन परिवार अकेले ही रहस्यमय क्षेत्र का अन्वेषण कर पाएगा। उन्होंने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी और ऐसा लग रहा था कि ये गुट उन पर नजर रखे हुए थे, जिससे खतरा स्वाभाविक लग रहा था। शेंतु परिवार वंश। लिन शिंटोंग की बड़ी चाची लिन परिवार की टीम के साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक गई थीं। शेंतु परिवार के कुल प्रतीक को देखते ही इस बूढ़ी महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उनके लिन परिवार ने शेंतु परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, इसलिए इस स्थिति में शेंतु परिवार और इतने सारे अज्ञात गुटों का सामना करना मानो किसी इंसान का रात के अंधेरे में भीड़ियों के झुंड से सामना करने जैसा था। ये बेहद भयानक था। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? एल्डर होवन ने नाराजगी से कहा। उन्होंने बस शेंतु परिवार और कुछ अन्य परिवारों से संपर्क करके एक अस्थायी गठबंधन बनाया है। ये तो बस एक क्षणिक स्वार्थ से बना भीड़ियों का झुंड है। क्या तुम्हें लगता है कि वे इतने एकजुट होंगे? इस माहौल में तो वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। वे बस हमें देख रहे हैं। अब ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के पास दबाव बहुत अधिक था। कोई भी अनजाने में भंवर में फंसकर ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में समा सकता था। यहाँ तक कि विभिन्न बड़े गुटों के महान बुजुर्ग भी मर जाते। इन परिस्थितियों में यदि महान वरिष्ठ श्रेणी के व्यक्ति आपस में लड़ना शुरू कर दे तो यह आत्महत्या करने से बहुत अलग नहीं होगा। इसके अलावा एक बार लड़ाई शुरू हो जाने पर वे अपने परिवार के छोटे सदस्यों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। एक बार जब वे छोटे सदस्य असुरक्षित अवस्था में आ जाएंगे तो कुछ ही सेकंड में वे चूर चूर हो जाएंगे। कोई भी गुट लिन परिवार पर हमला करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगा। बेशक जब वे रहस्यमय क्षेत्र के अंदर होंगे तो स्थिति अलग होगी। उनके हाव भाव से ही पता चल जाता था। उदाहरण के लिए यियून शेंतु नानतियान से पहले ही मिल चुका था। गुटों के विशाल समूह के बीच शेंतु नानतियान सबसे केंद्रीय स्थान पर था। शेंतु नानतियान शेंतु परिवार के एक मुखिया के संरक्षण में था। वही यियून पर भयंकर मुस्कान बिखेर रहा था। इन 6 महीनों के बीतने के बाद शेंतु नानतियन का सौम्य स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। उनके चेहरे के हाव भाव तो नहीं बदले थे, लेकिन अब उनके चेहरे से एक भयानक दुष्टता झलकती थी। यह अनुभूति ऐसी थी मानो किसी पाखंडी और रूढ़िवादी योद्धा ने एक दिन अपना भेष उतार दिया हो और कुछ भयानक राक्षसी शक्तियों का अभ्यास करने लगा हो। उसका पूरा व्यक्तित्व विक्षिप्त और अत्यंत खतरनाक हो गया था। यियून। शेंतु नानतियान ने क्रूर मुस्कान के साथ यियून की ओर देखा। 172 दिन। लिन परिवार को छोड़े हुए 172 दिन बीत चुके हैं। इन 172 दिनों में मुझे लगातार वो दर्द और अंतहीन अपमान याद आ रहा है जो तुमने मुझे दिया था। मैं इसका बदला तुम्हें 10,000 गुना नहीं 10 लाख गुना ज्यादा दूंगा। मेरे हाथों में मत पड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट को कमजोर नहीं करूंगा। इससे तुम्हारी समय से पहले ही मौत हो जाएगी और फिर मजा नहीं आएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी साधना का स्तर सीमित करूंगा और फिर तुम्हें पिघले हुए लोहे में बंद कर दूंगा। फिर मैं तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए हर तरह की बेहतरीन दवाइयां इस्तेमाल करूंगा। मैंने तुम्हें यातना देने के 10,000 तरीके सोच लिए हैं। 10,000 साल तक तुम्हें यातना देना काफी होगा। और हाँ, लिन शिंटोंग, वो कमीनी, मैं उसे हराऊंगा और तुम्हारे सामने बेरहमी से उसके साथ बलात्कार करूंगा। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि जीते जी मौत का दर्द कैसा होता है। शेंतु नानतियान की आवाज एक साथ यियून और लिन शिंटोंग के कानों तक पहुंची। यियून भावहीन होकर लिन शिंटोंग की ओर देख रहा था। वह केवल अपनी तलवार की मूठ को हल्के से दबा रही थी। विशैला सर्प शेंतु नानतियन उनका पीछा करते हुए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। भले ही यियून ने 6 महीने पहले शेंतु नानतियन को कितना भी प्रताड़ित किया हो, उसके दिल में एक मानसिक राक्षस को बिठा दिया हो और उसकी आत्मा में एक छिपा हुआ घाव छोड़ दिया हो, फिर भी वर्तमान समय में वह शेंतु नानतियन के मुकाबले बहुत दूर था। शेंतु नानतियान की उम्र 30 वर्ष थी। उनका साधना स्तर लिन शिंटोंग से भी कहीं अधिक था, यियून से तो कहीं अधिक। यियून, लगता है शेंतु नानतियान में पिछले 6 महीनों में कुछ बदलाव आया है। हो सकता है उसने किसी बुरी साधना तकनीक का अभ्यास किया हो। हमें सावधान रहने की जरूरत है। लिन शिंटोंग ने अपनी बात रखी।
हालात को देखते हुए उसे महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना ही था। तमाम खतरों के बावजूद वह पीछे नहीं हटेगी। जब से वह समझदार उम्र की हुई थी तब से वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि उसे वास्तव में अपनी किस्मत को चुनौती देने का मौका मिल सके। अब जब यह अवसर उसकी आंखों के सामने है तो वह इसे निश्चित रूप से हथिया लेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आप सभी खतरे को देख सकते हैं। अब अगर कोई आखिरी समय में पीछे हटना चाहता है तो अभी भी देर नहीं हुई है। एल्डर होवन ने लिन परिवार के लोगों की ओर पीट करके एक भावहीन चेहरे के साथ कहा। लिन परिवार के कई शिष्यों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में या तो दृढ़ता थी या डर, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। एक बड़े पारिवारिक वंश के शिष्य होने के नाते वे अंतिम क्षण में पीछे हटने की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहुत खूब, मुझे परवाह नहीं कि तुम अपने दिल में कितना पछता रहे हो, लेकिन चूंकि तुमने पीछे रुककर रहस्यमयी दुनिया के खतरों और वीरान खूंखार दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया है तो तुम्हें दूसरों से भी ज्यादा निर्दयी बनना होगा ताकि तुम जीवित रह सको। रहस्यमय जगत के कई स्थान आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए आपको शत्रुओं द्वारा मारे जाने का भय नहीं रखना चाहिए। ये हमारे लिन परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है। सफलता या असफलता सब इसी दांव पर निर्भर करती है। एल्डर होवन के शब्द गूंज उठे। अब रहस्यमयी दुनिया के द्वार खुल रहे हैं। जैसे ही एल्डर होवन ने बोलना शुरू किया उन्होंने एक विशेष मुद्रा बना ली। उनकी युवांची ऊर्जा में तीव्र प्रवाह होने लगा। समुद्र के पानी से भीगे हुए उनके कपड़े भी फूलने लगे। मूल रूप से रहस्यमय क्षेत्र को केवल एल्डर होवन, एल्डर तियांजू और मातृसत्ता लिन के संयुक्त प्रयासों से ही खोला जा सकता था। हालांकि अब केवल एल्डर होवन ने ही आगे बढ़ने की कोशिश की। एल्डर तियांजू और मातृसत्ता लिन वहीं डटे रहे और मोर्चा संभाले रखा। ये स्वाभाविक रूप से केवल एल्डर होवन की शक्ति से पर्याप्त नहीं था। दूसरे गुटों में से एक में एक एल्डर ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बहुत सावधान रहो। वे जानते थे कि लिन परिवार ने रहस्यमय क्षेत्र को खोलने के लिए केवल एक ही ग्रैंड एल्डर को भेजा था, क्योंकि वे उनसे सावधान थे। यदि उनकी ओर से कोई भी इसमें भाग नहीं लेता तो यह महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से नहीं खुलता। मैं कर देता हूँ। लीफायर सेक्ट के एक वरिष्ठ सदस्य ने अपनी चाल चली। अन्य गुटों ने भी एक वरिष्ठ व्यक्ति को भेजा। शेंतु कबीले द्वारा भेजा गया व्यक्ति देखने में धूर्त लग रहा था। वह बहुत बुरा नहीं दिखता था। वह शेंतु कबीले के प्रतिनिधिमंडल का नेता भी था। शेंतु कबीले के मुखिया शेंतु कबीले की रक्षा के लिए वहीं रुक गए। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र ईश्वर के अंतिम संस्कार की गहरी खाई में स्थित एक स्थानिक दरार में छिपा हुआ था। उपस्थित विभिन्न गुटों के कई महान बुजुर्ग स्थानिक नियमों में पारंगत थे। उनके पास अंतरिक्ष को फाड़ने की पर्याप्त शक्ति थी। सभी दिशाओं से कुल 10 किरणें निकलीं। वे समुद्र में एक बिंदु से टकराईं। वह बिंदु प्रचंड ताप के कारण पिघलता हुआ प्रतीत हुआ और सबके सामने धीरे धीरे एक विशाल गुफा उभर आई। जब गुफा खुली तो एल्डर तियांजू के पीछे खड़े यियुन ने गुफा से एक गहन और रहस्यमय वीरानस्थी आभा को निकलते हुए महसूस किया। अध्याय 436 भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ। यह आभा उद्धरण चिन्ह। जब यियुन इस आभा से घिर गया तो उसे महसूस हुआ कि महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पीछे एक अत्यंत रहस्यमय गुप्त संसार है। ऐसा लग रहा था मानो उस संसार में प्रवेश करने पर उसे महान दाव की उत्पत्ति दिखाई देगी और ब्रह्मांड के सभी रहस्य आसानी से उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। केवल यियुन ही नहीं, अन्य युवा अभिजात वर्ग के सदस्यों को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। अंतर केवल इतना था कि ऊर्जा के प्रति उनकी संवेदनशीलता यियुन जितनी तीव्र नहीं थी। उनका अनुभव इतना स्पष्ट नहीं था। उन्हें केवल इतना ही महसूस हुआ कि वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और वे इसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। प्रवेश द्वार बड़ा होता चला गया। यह इतना बड़ा हो गया कि एक बार में 10 लोग अंदर जा सकें। विभिन्न बड़े गुटों के वरिष्ठों के संयुक्त प्रयासों से स्थानिक मार्ग खोलना मुश्किल नहीं था। अंदर जाओ। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते ही तुम सभी युवाओं को सीधे परीक्षा स्थल पर भेज दिया जाएगा, जबकि हम बड़े लोग खजाना खोजने वाले क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। एल्डर होवन ने कहा। तभी ऊर्जा का एक गोला उनकी हथेली के चारों ओर लिपट गया। जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, लिन परिवार का एक कनिष्ठ सदस्य सीधे रहस्यमय लोक के प्रवेश द्वार से होकर गुजर गया। रहस्यमय क्षेत्र में उड़ान भरने की प्रक्रिया में लिन परिवार का ये छोटा सदस्य अत्यधिक सतर्क हो गया और उसने अपनी सांस रोक ली। हालांकि दूसरे गुटों में से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया। हर गुट में कनिष्ठ सदस्य थे। कोई भी जीवन मरण के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। विभिन्न गुटों के युवाओं को एक के बाद एक रहस्यमय लोक में भेजा गया। यियुन एल्डर तियांजू के पीछे खड़ा था। वह महसूस कर सकता था कि शेंतु नानतियान की निगाहें उस पर किसी तेज चाकू की तरह टिकी हुई हैं। शेंतु नानतियान के अलावा एक और कपटी दिखने वाला युवक था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और वह बीमार लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें तेज और क्रूर थीं। यियुन ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। उसका नाम शेंतुया था, जो शेंतु कुल के प्रतिभाशाली युवा कुलीनों में से एक था। कुल में उसका स्थान संभवतः शेंतु नानतियान के बाद दूसरे स्थान पर था। जब शेंतु कुल लिन परिवार से बातचीत करने आया था तब यियुन ने शेंतुया को देखा था। यियुन को उसकी आंखें अच्छी तरह याद थीं। जब यियुन की बारी आई तो कुलमाता लिन हिचकिचाई और अपनी आवाज़ों से सुनाई, यियुन, क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो? कुलमाता लिन ने पहले लिन परिवार के पारिवारिक नियम कक्ष से लोगों को यियुन और शेंतु नानतियान के झगड़े के पीछे का कारण पता लगाने के लिए भेजा था। उन्होंने यियुन के जीवन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई थी और उन्हें कुछ अधूरी रिपोर्टें मिली थीं। कुलमाता लिन को केवल इतना पता था कि यियुन ने ताया दिव्य साम्राज्य के एक प्रशिक्षण मैदान में असाधारण प्रदर्शन किया था। हालांकि इतना ही काफी नहीं था। तियान युआन जगत के लिए ताया दिव्य साम्राज्य का कोई विशेष महत्व नहीं था, इसलिए वहां कुछ उपलब्धियां हासिल करना कोई खास मायने नहीं रखता था। इसके अलावा यियुन का सामना शेंतु नानतियान और उनके साथियों से था, जो तियान युआन जगत के शीर्ष अभिजात वर्ग थे। वे यियुन से काफी उम्रदराज भी थे, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा उसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। यियुन, असल में ये प्रशिक्षण अनुभव तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए था, लेकिन अगर यह बहुत जोखिम भरा है तो तुम्हें सोचना होगा कि क्या यह इसके लायक है।
भले ही तुम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश न कर पाओ, लेकिन वीरान स्वर तकनीक में तुम्हारी उपलब्धियां ही तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य और तियान युआन जगत में एक अग्रणी व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त हैं। कुलमाता दुविधा में थी। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उन्होंने यीयुन को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने दिया। यीयुन ने कहा, कुलमाता की चिंता के लिए धन्यवाद। ये कनिष्ठ वास्तव में महान महारानी कुलमाता से मिलने के लिए अंदर जाना चाहता है। तो ठीक है, मुझे पता है कि मार्शल आर्ट में आपकी बुनियादी जानकारी है और आप ताया साम्राज्य की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। लेकिन तियान युआन की दुनिया अलग है। वहाँ के कुलीन लोग आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे आपसे महान महारानी की विरासत प्राप्त करने की कोई विशेष उम्मीद नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप शिंटों की समाप्त हो चुकी नसों को जोड़ने का तरीका खोजें। बस आप जीवित वापस आ जाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। कुलमाता ने फिर से आग्रह किया। यीयुन स्वयं लिन परिवार की संपत्ति था। उसकी विकृत आंखें एक ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में कुलमाता ने कभी सुना भी नहीं था। ये क्षमता अगली पीढ़ी को भी विरासत में मिल सकती है। जब कुलमाता बोल रही थी तो उन्होंने होवन और तियानजू नामक दो बुजुर्गों की ओर सिर हिलाकर इशारा किया। लिन परिवार के दोनों महापुरुषों ने स्वयं को मुक्त कर लिया था। यीयुन को शेंतु परिवार के गुप्त हमले से बचाने के लिए उन दोनों ने स्वयं यीयुन को रहस्यमय लोक के प्रवेश द्वार से भेजा। लेकिन फिर भी जैसे ही यीयुन ने रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि कुछ आंखें उसके शरीर को घूर रही हैं। इस जांच पड़ताल के एहसास ने यीयुन के दिल को ठंडा कर दिया। हालांकि उसे बैंगनी क्रिस्टल की उपस्थिति का पता चलने की चिंता नहीं थी, फिर भी इस तरह से जांचा जाना उसे बेहद घृणित लगा। वे बूढ़े मूर्खों का झुंड। जैसे ही उसके शरीर का आधे से अधिक हिस्सा रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, यीयुन ने पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा। उसने कुछ शत्रुतापूर्ण निगाहें और शेंतु नानतियान का भयानक चेहरा भी देखा। वह अंदर चला गया है। मुझे सच में नहीं पता कि उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया, लेकिन यह मुझे पसंद आया। शेंतु नानतियान के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने अनजाने में अपना हाथ हवा में ऐसे फैलाया मानो वह यीयुन को जान से मार रहा हो। गोंग सुन होंग, यीयुन आपसे थोड़ा छोटा है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रारंभिक प्रवेश के समय वह आपके साथ ही रहेगा। आगे की चिंता मैं आप पर छोड़ता हूँ। जब शेंतु नानतियन बोल रहे थे तभी उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा एक युवक जिसने चमकीला लंबा चोगा पहना हुआ था ने हल्के से सिर हिलाया। उसने लापरवाही से कहा, मामूली बात है। यीयुन को अचानक अपनी दृष्टि में बदलाव महसूस हुआ। इसके बाद वह एक विशाल और निर्जन भूमि के ऊपर प्रकट हुआ। इस भूमि पर कुछ भी नहीं था। यह इतनी खाली थी कि लोगों को कमजोरी महसूस होती थी। यह नीरस रूप से सफेद थी और दृष्टि की सीमा तक फैली हुई थी। स्विश स्विश कुछ हल्की आवाजों के साथ और भी लोग अंदर पहुंच गए। यीयुन ने अपनी युआनची ऊर्जा को प्रवाहित किया और अधिक सतर्क हो गया। यीयुन के अलावा 10 से अधिक लोगों को इस स्थान पर लाया गया था। एक नज़र में ही उसने तुरंत पता लगा लिया कि उन लोगों में शेंतु परिवार के कबीले के लोग भी शामिल थे। लिन परिवार के लोगों की बात करें तो यीयुन ने उनमें से कुछ को भी देखा। उनमें से एक फूलों वाले कपड़े पहने एक युवती थी। वह छोटी कद काठी की और सुंदर थी। यीयुन को अपनी ओर देखते देख वह युवती मुस्कुराई। उसका नाम लिन शियाओडी था, जो उन 6 लोगों में से एक थी जिन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया गया था। लिन शियाओडी के बगल में एक और स्त्री समान दिखने वाला युवक था। उसका नाम लिन फेग्युए था। वह लिन शियाओडी का भाई था। तीसरे व्यक्ति का नाम लिन यू था। जब लिन यू ने यीयुन को देखा तो उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। मैं बहुत बदनसीब हूं कि इस बदमाश के साथ हूं। लिन यू को अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वह यीयुन के सामने अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था ताकि इस गंवार को पता चले कि तियान युआन जगत का कुलीन वर्ग कैसा होता है, लेकिन लिन यू जानता था कि यीयुन शेंतु परिवार से जुड़ा हुआ है। इस प्रशिक्षण के दौरान कई लोग यीयुन से पंगा लेना चाहते थे। यीयुन के साथ रहने से वह भी फंस सकता था। यह मनहूसियत, मुझे उसके साथ रहने में सावधानी बरतनी होगी। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। लिन यू ने अपने आसपास का जायजा लिया। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रारंभिक प्रवेश के समय लोगों को समूहों में विभाजित किया जाता था और समूह के नियम 2 बिंदुओं पर निर्भर करते थे। एक था आयु और दूसरा था प्रवेश की समयावधि। जो लोग एक ही समयावधि में शामिल हुए और जिनकी उम्र लगभग समान थी, उन्हें एक साथ समूहित किया जाएगा। अतः लिन परिवार के 4 सबसे छोटे बच्चों को एक साथ समूहित किया गया। यह अपरिहार्य था। लिन परिवार के शिष्य स्वाभाविक रूप से एक साथ एकत्रित हुए। उन्होंने शेंतु परिवार और अन्य गुटों से स्पष्ट दूरी बनाए रखी। हाँ, यंग मास्टर नानतियन के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के साथ समूहबद्ध होना मेरे लिए खुशी की बात है। पीठ पर एक बड़ा थैला लिए एक युवक ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में यीयुन की ओर देखते हुए कहा। दरअसल जैसे ही यीयुन ने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, लोगों का एक समूह तुरंत महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में घुस गया। ये लोग यीयुन की ही उम्र के थे, इसलिए वे यीयुन के साथ ही समूह बनाने के इरादे से आए थे। इसके पीछे कारण ये था कि शेंतु परिवार ने यीयुन का सिर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए बेहद आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए थे। इन लोगों की नज़रों में यीयुन किसी स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह था। हर कोई उसे चखना चाहता था। शेंतु नानतियान तो बिल्कुल बेकार है, किसी मामूली आदमी के लिए उसे रौंदना कितना बेकार है। जे काले बालों वाली एक युवती ने काले कपड़े पहने हुए प्यारी लेकिन मोहक अदा में कहा। उसके शब्दों में शेंतु नानतियान का उपहास छिपा था। स्पष्ट था कि ये लोग समान हितों के कारण एकत्रित हुए थे, लेकिन शेंतु परिवार के साथ उनके कोई मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। यीयुन ने उस लड़की पर एक नज़र डाली। वह दुबली पतली थी और उसकी पीठ में हल्का सा झुकाव था। ऐसा लगता था मानो वह हर समय अपनी पीठ झुकाए रखती हो। उसके नाखून एकदम काले थे। वे नुकीले और तेज थे और उनसे निकलने वाली ठंडक से ऐसा लगता था मानो उसके नाखूनों पर जहर लगा हो। जब उसने यीयुन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह अनजाने में अपने होंठ चाटते हुए हंस पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह यीयुन को खा जाना चाहती हो। धिक्कार है, ये लोग कौन हैं? लिन यू ने मन ही मन कोसते हुए कहा। ये लोग स्पष्ट रूप से साधारण लोग नहीं थे। इनमें से कई लोग यीयुन के लिए यहाँ आए थे। अध्याय 437 प्राचीन निर्जन जानवर। पैंथर लेडी, शेंतु नानतियान के बारे में इतनी बुरी बातें मत करो। वह एक बेहद आसान काम में बुरी तरह असफल हो गया।
ये यीयुन नाम का लड़का बहुत चालाक है, हमें उससे सावधान रहना होगा। वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे गुटों से थे जिनके शेंतु परिवार के कबीले से अच्छे संबंध थे, इसलिए उनमें से एक ने शेंतु नानतियान के पक्ष में बात की। पैंथर लेडी के नाम से जानी जाने वाली वह छोटी कद की, काले बालों वाली, काले कपड़े पहने और काले नाखूनों वाली लड़की थी। पैंथर लेडी ने बोलना बंद कर दिया। शेंतु परिवार के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे और शेंतु परिवार का एक शिष्य भी वहां मौजूद था, इसलिए शेंतु नानतियान को नीचा दिखाना उचित नहीं था। और शेंतु परिवार के इस शिष्य की उम्र लगभग 16-17 वर्ष लग रही थी। वह एक लंबे चमकीले चोगे में लिपटे एक युवक के पीछे खड़ा था और बेहद शांत भाव से पेश आ रहा था। इस युवक का नाम गोंगसुनहोन था, वह ली फायर सेक्ट से आया था। पैंथर लेडी और उससे पहले उसके पीछे बैग लिए खड़े युवक ने भी गोंगसुनहोन के प्रति श्रद्धा दिखाए। उसने पिछले ली फायर सेक्ट के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ली फायर रैंकिंग हर 3 साल में आयोजित की जाती थी और इसमें केवल 18 वर्ष से कम आयु के लोग ही भाग ले सकते थे। केवल ली फायर संप्रदाय के वे शिष्य ही इसमें भाग ले सकते थे जो अभी तक परिपक्व आयु तक नहीं पहुंचे थे। और गोंगसुनहोन ने ली फायर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपनी असाधारण क्षमता का प्रमाण दिया। ये जानना आवश्यक था कि तियान युआन जगत में एक संप्रदाय की एकजुटता एक पारिवारिक कुल की तुलना में कम होती थी। हालांकि शक्ति के मामले में वे आमतौर पर बड़े पारिवारिक कुलों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। अंततः एक पारिवारिक कुल केवल अपने ही वंशजों में से चुन सकता था और इस तरह उनकी सीमाएं अनिवार्य रूप से निर्धारित हो जाती थीं। हालांकि एक संप्रदाय के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। वहां मौजूद विभिन्न गुटों के कई लोग आपस में बातचीत करने लगे। उन्हें यीयुन की कोई परवाह नहीं थी और न ही उन्होंने यीयुन को मारने के अपने इरादे को छिपाया। अंतर सिर्फ इतना था कि अब महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर व्यक्ति एक नियम द्वारा संरक्षित था। जो भी पहले हमला करता, नियम के अनुसार उसकी ऊर्जा तुरंत अस्थायी रूप से छीन ली जाती। हालांकि ये सुरक्षा केवल उन्हीं साधकों को प्रदान की जाती थी जो महान महारानी के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। एक बार जब वे ये योग्यता खो देते थे तो उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी और महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र जाहिर तौर पर उन लोगों की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता था जो किसी काम के नहीं थे। वे इंतजार कर रहे थे, मुकदमे के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। केवल पर्याप्त प्रतिभा वाले ही अंत तक पहुंच सकते थे, योग्यता की कमी वाले बाहर हो जाते। वहां मौजूद कई लोगों के लिए बाहर होना मात्र उनके परीक्षण का अंत था, लेकिन यीयुन के लिए बाहर होना भेड़ियों की मांद में गिरने जैसा था। अगर ऐसा होता तो उसका क्या अंजाम होता, इसकी कल्पना करना असंभव था। और उसी क्षण श्वा की ध्वनि के साथ सबके सामने विशाल सफेद जमीन मुड़ गई। जमीन के ऊपर अचानक एक गर्जना करती हुई विशाल नदी प्रकट हुई और नदी के ऊपर प्रकाश का एक विशाल पुल था। प्रकाश का ये पुल 20 मीटर से अधिक चौड़ा और लगभग 200-300 मीटर लंबा था। प्रकाश के पुल पर अचानक कहीं से एक परछाई प्रकट हुई जो धुंधली से स्पष्ट होती चली गई। जब लोगों ने गौर से देखा तो उनके दिल दहला गए। पुल पर एक भयानक जानवर खड़ा था। यह भयानक जीव लगभग 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और एक विशालकाय बाघ जैसा दिखता था। इसका शरीर बाघ की धारियों से ढका नहीं था, बल्कि उस पर अनगिनत बिजली की लकीरें बनी हुई थीं। उसके लंबे नुकीले दांत भाले जैसे थे और पंजे तलवारों जैसे। वह बेहद खूंखार दिखता था और दमन का प्रबल आभास देता था। ये है, वहां मौजूद कई युवक चौंक गए। ये क्या था? ये वीरान जानवर इतना असली लग रहा था। ये किसी असली वीरान जानवर से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा था। इसमें मांस और खून था और इसकी सुनहरी आंखों में एक चौंकाने वाली ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। हालांकि लोग जानते थे कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। कोई भी निर्जन जानवर इसके भीतर सील होकर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। उनके सामने खड़ा वह वीरान जानवर देखने में भले ही असली लगे, लेकिन वास्तव में वह ऊर्जा का प्रक्षेपण था। ऊर्जा से निर्मित एक निर्जन प्राणी वास्तविक निर्जन प्राणी की अनुभूति को पूर्णतया अनुकरण कर सकता था। यह विधि आश्चर्यजनक थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह नहीं थी, बल्कि यह थी कि शेंतु परिवार के ज़ेड स्क्रॉल में वर्णित अनुभवों में इस दृश्य का उल्लेख नहीं था। ज़ेड की शिला पर लिखे अभिलेखों से संकेत मिलता है कि वे पहले एक निर्जन वन से गुजरेंगे और रास्ते में हत्याओं का सामना करेंगे। इसमें प्रकाश के पुल या उस भयंकर निर्जन जानवर का कोई उल्लेख नहीं था। आत्मा अनुबंध के कारण शेंतु नानतियन झूठी जानकारी वाला ज़ेड स्क्रॉल नहीं दे सकता था। इसलिए यह सबसे अधिक संभावना थी कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रत्येक प्रवेश पर एक अलग परीक्षा होगी। इस तरह बाद में आने वाले लोग पूर्ववर्तियों से प्राप्त अनुभवों का उपयोग करके मुकदमे को निशाना नहीं बना सकेंगे। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि रहस्यमय जगत द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी वास्तविक हो। ये जानकर लोग विस्मय से भर उठे। महान महारानी का ये रहस्यमयी लोक वास्तव में बहुत ही भयानक था। प्राचीन महान महारानी ने रहस्यमयी लोक की परीक्षाओं को हर बार अलग अलग कैसे बनाया होगा, लेकिन अब इस पर आश्चर्य करने का समय नहीं था। निस्संदेह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार का संकेत देने के अलावा शेंतु परिवार के रहस्यमय क्षेत्र के ज़ेड स्क्रॉल का कोई खास संदर्भ मूल्य नहीं था। उन्हें अपनी सूझबूझ पर ही निर्भर रहना पड़ा। मुकदमे की विषय वस्तु में बदलाव होने के साथ आगे हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सब अनिश्चित है। पीठ पर बैग लटकाए हुए युवक को न केवल चिंता नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर उत्साह की चमक भी दिखाई दे रही थी। दिलचस्प, पैंथर लेडी भी कोशिश करने के लिए बेताब थी। उसने अनजाने में अपनी हथेलियों से खरोंच लगाए और तभी एक काला पंजा चमक उठा। ठीक उसी क्षण सबके कानों में एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ शांत और मधुर थी, लेकिन इसमें मानवीय भावनाओं का अभाव था, जिसके कारण यह धातु जैसी लग रही थी। हर किसी को एक ही मौका मिलता है। अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने समय तक खड़े रहने से प्रकाश के पुल को पार करने और रहस्यमयी लोक के अगले स्तर में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। मैं समझ गया, तो हमें इस निर्जन जानवर के पंजों के नीचे एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय तक सहन करना होगा। मुझे ये परीक्षण पसंद है। पैंथर लेडी उत्साहित दिखी। पैंथर लेडी ही नहीं, लिन परिवार की ओर से लिन यू भी बेहद उत्साहित था। पहला इम्तिहान वीरान जानवरों से लड़ना था, और यही वह चीज़ थी जिसमें वह माहिर था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले के 6 महीनों में उसने शैतानी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
उसने अपना सारा समय युद्ध में बिताया, या तो युवा अभिजात वर्ग के साथ युद्ध करते हुए या निर्जन राक्षसों के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ते हुए। यह एक शुभ संकेत है। मैं इस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करूंगा। लिन यू ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। उसकी आंखों में अनजाने में ही महत्वाकांक्षा की एक चमक दिखाई दी। लिन परिवार के शीर्ष कुलीन वर्ग के स्तर का नहीं था, अन्यथा वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का अपना अवसर लगभग न खो देता। ये यून की बात करें तो लिन यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि रहस्यमय क्षेत्र में कोई और उसे मार डालेगा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि यून के बहुत सारे शक्तिशाली शत्रु होने के कारण कहीं वह खुद भी इसमें न फंस जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक वह ठीक था, लिन यू को केवल इस बात पर खुशी होगी कि यून को दूसरे परिवार के लोगों द्वारा मार दिया गया। ये यून ने लगभग उसका पद छीन लिया था और कुलमाता का अनुग्रह भी प्राप्त कर लिया था, जिससे उसे सभी शीर्ष संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी। इस कारण लिन यू पहले से ही बेहद ईर्ष्यालु था, इसलिए उसके लिए यून का मर जाना ही बेहतर था। और इस क्षण लिन शियाओडी खुशी से हंसने लगी। इस प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र का व्यक्तिगत अनुभव करना एक बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। इसे रिकॉर्ड न करना अफसोस की बात होगी। लिन शियाओडी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। वह छोटी और प्यारी थी। अपने नाम छोटी तितली की तरह वह फूलों के बीच उड़ने वाली तितली जैसी थी। शायद ये उनकी उम्र की होने के कारण उसका स्वभाव एक ऐसे बच्चे जैसा था जो बड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी बात मानी और लिन परिवार पर नजर रखने वाले सभी गुटों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक दृश्य सरणी डिस्क निकाली और उसे प्रकाश के पुल से कुछ दूरी पर रख दिया। वह प्रकाश के पुल पर हर कनिष्ठ के परीक्षण के दृश्य को रिकॉर्ड करने की योजना बना रही थी। हाँ, छोटी बहन शियाओडी, ऐसा करना तो वाकई दिलचस्प है। विजुअल डिस्क कैरी को देखकर लिन यू भी काफी उत्साहित हो गया। उसने सोचा था कि लिन परिवार के बड़े बुजुर्ग उसका प्रदर्शन नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब विजुअल डिस्क कैरी की बदौलत वे भविष्य में उसका शानदार और साहसी प्रदर्शन देख सकेंगे। लिन यू ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे तुरंत ऊपर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी महान महारानी की रहस्यमय क्षेत्र की उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी। प्रकाश के पुल पर कदम रखने वाले पहले साधक की कठिनाई 20% कम हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही एक मोटा ताजा युवक तुरंत प्रकाश के पुल पर कूद पड़ा। ऊपर जाने वाला पहला व्यक्ति उस भयानक राक्षस की क्षमताओं से अनजान था, इसलिए यह एक बड़ी हानि थी। हालांकि यदि कठिनाई 20% कम हो जाती तो यह हानि एक लाभ में बदल जाती। ये लड़का, लिन यू समेत कई लोगों ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। ये मोटा लड़का बहुत चालाक था, पहले स्थान को यूं ही छीन लिया। हाँ, सब लोग, मैं आप सबके लिए रास्ता खोज निकालूंगा, उस मोटे ताजे युवक ने हंसते हुए कहा। वह प्रथम स्थान प्राप्त करके बहुत खुश था। बेशक भले ही वह प्रसन्न था, लेकिन उसका इरादा खुद को जरूरत से ज्यादा समझने का नहीं था। उस वीरान जानवर के सामने मोटा ताजा युवक बेहद सतर्क हो गया। उन्हें भली भांति पता था कि प्राचीन महान महारानी एक ऐसी हस्ती थी जो इतनी ऊंचाई पर विराजमान थी कि उन तक पहुंचना असंभव था। कोई भी सामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति उनकी दृष्टि में नहीं आ सकता था। महान साम्राज्य द्वारा निर्मित रहस्यमय साम्राज्य में उत्तराधिकारी का चयन करना कितना कठिन रहा होगा, इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। उसके सामने खड़ा विशालकाय जीव किसी अज्ञात प्राचीन प्रजाति का था। उसकी ताकत बेहद भयावह थी। हालांकि ये लोग शीर्ष प्रतिभावान थे, फिर भी इस पहले ही प्रयास में उनमें से काफी लोग बाहर हो जाएंगे। इससे पहले ठंडी आवाज ने कहा था कि प्रकाश के पुल पर अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय तक ही सहन करना ही पार करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए उस मोटे ताजे युवक का उस निर्जन जानवर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। जब तक वह टिका रह सकता था उतना ही काफी था। इस भयानक राक्षस को हराने की तुलना में इसका सामना करना कहीं अधिक आसान होगा। अध्याय 438 उदासीनता। प्रकाश के पुल पर उस गोलमटोल युवक की आंखों में लड़ने की भावना की ज्वाला जल रही थी, जो उस प्राचीन निर्जन जानवर की सुनहरी आंखों के बिल्कुल विपरीत थी। इस परीक्षण से बहुत सारे फायदे हुए। रहस्यमय जगत में मौजूद अवसरों को नजरअंदाज करते हुए केवल प्राचीन रहस्यमय जगत को देखने मात्र से ही उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा और उसके विकास को भी बहुत लाभ होगा। अगर हम 10,000 कदम पीछे भी जाएं तो भले ही उसे जल्दी ही बाहर कर दिया जाता, तब भी कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उस बदकिस्मत यीयून के साथ समूह में रखा गया था। एक बार जब उसका सफाया हो जाएगा तो उसे यीयून पर हमला करने के लिए किसी भी दंड का डर नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर मौजूद रहस्यमय क्षेत्र की सुरक्षात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी। तब वह नियति द्वारा मारे जाने वाले यीयून को मार सकता है और शेंतु परिवार से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। यह एक बड़ी रकम थी और शू परिवार से आने वाले उस मोटे ताजे युवक के लिए, जिसकी तुलना शेंतु परिवार से किसी भी तरह से नहीं की जा सकती थी, शेंतु नानतियान द्वारा प्रस्तावित इनाम बहुत लुभावना था। ये सोचते हुए मोटे ताजे युवक ने तिरछी नजरों से यीयून की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच और धौंस दोनों झलक रहे थे। युवक की निगाह पड़ते ही यीयून ने भौहें सिकोड़ लीं। ये वाकई सिरदर्द बन गया था। ऐसा लगता है कि लिन परिवार के शिष्यों को छोड़कर, जिन्हें शेंतु नानतियान से पुरस्कार नहीं मिला, बाकी सभी के मन में उसी का ख्याल था। सचमुच एक निर्जन स्वर्ग गुरु के शिष्य के रूप में और उनकी कम उम्र को देखते हुए वे उनके सामने रखे गए स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह थे। भला कौन उन्हें चखना नहीं चाहेगा। गर्जन। इसी क्षण उस निर्जन जानवर ने दहाड़ मारी और उसका पंजा उस मोटे युवक पर झपटा। हालांकि यह एक साधारण हमला था, लेकिन जानवर के पंजे का निशान धुंधली छवि के रूप में दिखाई दिया। तेज, बहुत तेज। वह मोटा ताजा युवक जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने तुरंत उस निर्जन जानवर की हर हरकत पर नजर गड़ा दी। निर्जन जानवर को आगे बढ़ते देख उसका मोटा शरीर रबर की गेंद की तरह उछल पड़ा। मोटा ताजा युवक किनारे की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर दूसरों को ऐसा लगा मानो उसे कोई त्वरण महसूस ही नहीं हुआ हो। उसकी गति पल भर में ही अधिकतम हो गई थी। ये लोगों द्वारा ज्ञात व्यवस्था का उल्लंघन था। ये जू परिवार की विरासत में मिली 9 क्लाउड्स रोप नामक गति तकनीक है। भीड़ में से किसी ने कहा। जू परिवार शीर्ष कुलों में से एक नहीं था, लेकिन 9 बादलों की रस्सी तियान युआन जगत की सर्वश्रेष्ठ गति तकनीकों में से एक थी। इस गति तकनीक में महारत हासिल करने वाले लोग युआन फाउंडेशन स्तर पर भी उड़ सकते थे। वे इस गति तकनीक का उपयोग करके बादलों में उड़ सकते थे। ऐसा लगता था मानो उनके पास एक अदृश्य रस्सी हो जो उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद करती हो। इसी कारण से इसे 9 बादलों की रस्सी नाम मिला।
नाइन क्लाउड्स रोप के साथ उस मोटे ताजे युवक का शरीर देखने में भले ही ठीक न लगे, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। वह प्रकाश के पुल पर तेजी से इधर उधर भागा और लगातार उस निर्जन राक्षस के साथ -8 हमलों को चकमा देता हुआ अंत में उस राक्षस के चारों ओर घूमकर पुल के दूसरी ओर दौड़ पड़ा। उसने नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंच गया। उस गोल मटोल युवक की आंखें चमक उठीं। मूल्यांकन का ये पहला दौर उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसकी युद्ध क्षमता भले ही कमजोर हो, लेकिन वह अपनी चाल ढाल पर बेहद आश्वस्त था। उन्हें लगा कि जीत बस आने ही वाली है। हालांकि जैसे ही वह पुल पार करने वाला था, उसे एक जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी गति काफी कम हो गई। ओह, वह मोटा ताजा युवक मन ही मन चिंतित था। पुल के दूसरी ओर एक छिपा हुआ रहस्य था। ऐसा लग रहा था मानो अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय तक इंतजार किए बिना पुल पार करना असंभव था। अपने पीछे से आती हवा को महसूस करते हुए उस मोटे ताजे युवक को पता चल गया कि उस प्राचीन निर्जन राक्षस का हमला उस तक पहुंच रहा है। बिना देखे ही उस मोटे ताजे युवक ने अचानक अपने शरीर की गति उलट दी और विपरीत दिशा में उड़ गया। हवा में ही दिशा बदलना सूक्ष्म सूक्ष्मता के बड़े सफल चरण की एक तकनीक थी। सूक्ष्म सूक्ष्मता की इस तकनीक का संबंध शरीर पर नियंत्रण से अधिक था। इसमें कोई नियम निहित नहीं थे। ये निम्न मार्शल रैंकों में एक उत्कृष्ट कौशल था, लेकिन उच्च मार्शल रैंकों में, जहां नियम महत्वपूर्ण थे, इसका कोई खास महत्व नहीं था। तियान युआन की दुनिया में सूक्ष्म सूक्ष्मता वाली गति तकनीक कोई गर्व करने लायक बात नहीं थी। हालांकि जैसे ही उस मोटे ताजे युवक ने हवा में ही अपनी दिशा बदली, उसके पीछे मौजूद उस प्राचीन निर्जन जानवर ने अचानक जोरदार दहाड़ मारी। उसके माथे पर एक दरार पड़ गई। उस दरार से काली किरणें निकलीं। ऐसा लगा जैसे उस प्राचीन निर्जन जानवर की तीसरी आंख हो। अरे, ये क्या है? लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उन्होंने बस एक ऊर्जा किरण निकलते हुए देखी। उस निर्जन राक्षस ने अकल्पनीय गति से उस मोटे युवक का पीछा किया और अपने पंजे से उस पर हमला कर दिया। पेंग! तेज आवाज के साथ मोटे ताजे युवक ने चीख मारी। वह किसी रबर की गेंद की तरह था जिसे जोर से चोट लगी हो। जैसे ही उस निर्जन जानवर ने उसे हवा में उछाला, लोगों को हड्डियां टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह मोटा ताजा युवक जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उस निर्जन जानवर ने उसका पूरा दाहिना हाथ काट दिया था। उसकी बांह कट गई थी, लेकिन इतना ही नहीं, उसके दाहिनी ओर की पसलियां और स्टर्नम पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। खून पानी की तरह बह रहा था। आह! मोटे ताजे युवक ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसका मोटा चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की चर्बी लगातार कांप रही थी। दर्द, उद्धरण चिन्ह। आखिरकार वह एक 16 साल का बच्चा था। कई कष्ट झेल चुके योद्धा को भी अपने हाथ कटे हुए देखकर गहरा सदमा लग सकता था। मज्जा से भरी सफेद हड्डी को देखना किसी आम युवक के बस की बात नहीं थी। यह उसने खुद अपने हाथों से किया था। इस हटे कट्टे युवक को इस हालत में देखकर लोग मन ही मन अचंभित थे। महान महारानी का ये रहस्यमयी लोक एक अत्यंत कठिन परीक्षा थी। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां अवसर आसानी से मिल जाते हों। जरा सी भी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। उदाहरण के लिए, यदि उस प्राचीन निर्जन जानवर के पंजे उस मोटे युवक के सिर पर लगे होते, न कि उसकी दाहिनी बांह पर, तो वह अब तक मर चुका होता। हे भगवान, मेरी मदद करो, मोटे ताजे युवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हालांकि उसके आसपास मौजूद लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचते ही वे सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। इसके अलावा इन बड़े पारिवारिक कुलों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। वास्तव में उनमें अक्सर कुछ न कुछ अनबन होती रहती थी। यदि वे आपस में होने वाली लड़ाइयों से दूसरों को होने वाले लाभ को लेकर चिंतित न होते, तो उनके कुछ पारिवारिक कुल संसाधनों के लिए आपस में लड़ चुके होते। इस परिदृश्य में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर जगह मौजूद अवसरों को देखते हुए इन कनिष्ठों के लिए एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मार डालना अत्यंत सामान्य बात थी। ज्यादातर समय जब कोई नीचे गिरा हो तो उसे न मारना भी कोई बुरी बात नहीं थी। जू परिवार एक छोटा पारिवारिक परिवार था। उसमें केवल 3 कनिष्ठ सदस्य ही शामिल हुए थे। उनकी उम्र अलग अलग होने के कारण वे एक साथ शामिल नहीं हुए थे। मोटे ताजे युवक का कोई साथी नहीं था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति को बाहर कर दिए जाने के बाद उसे रहस्यमय क्षेत्र छोड़ने से पहले परीक्षा के अंत तक इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था। हालांकि इतनी गंभीर चोटों के साथ कम से कम 1 घंटे तक उसे जो दर्द सहना पड़ा होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। हे भगवान, कितना दयनीय है। लिन शियाओडी अभी भी अपने विजुअल डिस्क कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके मन में दया का कोई भाव नहीं था। उसने कुछ अच्छा किया और उस मोटे आदमी की टूटी हुई बांह पर लात मारी। ये यून बड़ी निर्भीकता से सब कुछ देख रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह नाकाम रहा तो उसका अंजाम उस मोटे आदमी से भी बदतर होगा। उसे इंतजार करने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े तुरंत हो सकते थे। और हो सकता है कि वह मोटा आदमी ही उन अपराधियों में से एक हो। मोटे आदमी ने कांपते हुए अपना टूटा हुआ हाथ उठाया और एक गोली निगल ली। वह असहनीय दर्द और दहशत से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि लगभग 2 घंटे बाद मुकदमा खत्म होने पर वह अपने टूटे हुए हाथ को जोड़ पाएगा या नहीं। अध्याय 439, हराना असंभव। जे, कितना दयनीय। क्या तुम बिना किसी क्षमता के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आकर मौत को दावत नहीं दे रहे हो? अपने पीछे एक बड़ा थैला लिए हुए युवक ने मोटे आदमी की दयनीय हालत को देखते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा। उस मोटे व्यक्ति की त्रासदी ने वहां मौजूद कुछ युवा अभिजात वर्ग के लोगों का आत्मविश्वास कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग इससे बेखबर रहे। तियान युआन जगत के विभिन्न बड़े गुटों के प्रतिभाशाली अभिजात वर्ग होने के नाते वे अपनी शक्ति को लेकर बहुत आश्वस्त थे। उनके सामने खड़ा वह मोटा व्यक्ति एक ऐसे निम्न दर्जे के परिवार से था जिसे वे गंभीरता से नहीं लेते थे, और यह उनके लिए एक त्रासदी थी। ये वाकई में और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ये शेनतू परिवार के वंशानुगत शिलालेख में वर्णित घटना से भी कहीं अधिक खूनी है। पैंथर लेडी ने अपने नाखूनों को चाटा और इसे आजमाने का मन बनाया। हुर, थैला लिए युवक हंसा, लेकिन आगे कुछ नहीं बोला। उसने अनजाने में गोंगसुन हॉन की ओर देखा। गोंगसुन हॉन बेपरवाही से अपने हाथ पीठ पर रखे खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, मानो जो कुछ भी हुआ हो उससे उसका कोई लेना देना न हो। प्रकाश के पुल पर कदम रखने वाले दूसरे साधक को 10% तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। महान साम्राज्य की रहस्यमयी दुनिया की उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी।
लोग एक दूसरे को देखने लगे। इस बार कोई भी पहले आने की होड़ में नहीं था। पहले जब उस मोटे आदमी ने प्रकाश के पुल पर छलांग लगाई थी तो नियमों और निर्जन प्राणी की ताकत के बारे में जानकारी न होने के कारण वह काफी नुकसान में था। उदाहरण के लिए उसने भोलेपन से सोचा था कि निर्जन प्राणी को चकमा देकर वह प्रकाश के पुल को पार कर सकता है, लेकिन अंत में वह सरनी के नियमों द्वारा रोक दिया गया। इसके अलावा उस निर्जन जानवर ने अचानक अपनी तीसरी आंख भी खोल दी थी, जिससे उन्हें कुछ संदेह हुआ कि एक बार जब वह अपनी तीसरी आंख खोल लेगा तो उस निर्जन जानवर की ताकत में काफी वृद्धि होगी। लिन्यू दांत पीसते हुए किनारे पर खड़ा ये सब देख रहा था और अगली बारी आने के लिए बेताब था। हालांकि इस समय पीठ पर थैला लिए वह युवक पहले ही प्रकाश के पुल पर कदम रख चुका था। हे, मुझे कोशिश करने दो। वहां मौजूद कई युवकों ने उस युवक को देखा। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी। अगर वह पास नहीं हो पाता तो उनमें से कई को हार माननी पड़ सकती थी। जैसे ही थैला लिए युवक एक पैर पर पुल पर उतरा, प्राचीन निर्जन जानवर दहाड़ा और आगे की ओर दौड़ा। युवक उछला और हवा में ही उसके पीछे रखा थैला खुल गया। अचानक परछाइयों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। अरे कौवे! ये देखकर काफी हैरानी हुई कि युवक के थैले में कौवों का एक झुंड बंद था। ये कौवे आकार में लगभग चील जितने बड़े थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनकी चोंचें तलवार की तरह तेज थीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस प्राचीन निर्जन जानवर पर हमला कर दिया। ये पशु नियंत्रण संप्रदाय की रहस्यमयी तकनीक है। इन कौवों को इस रहस्यमयी तकनीक से प्रशिक्षित किया गया है। इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और ये ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं। इन्हें आत्मा प्राणी थैली में बंद किया जा सकता है। ये बदमाश चुकाई पशु नियंत्रण संप्रदाय के कनिष्ठ सदस्यों में से एक प्रमुख व्यक्ति है। उसके पास जो आत्मा प्राणी थैली है वह भी सर्वोत्तम श्रेणी की वस्तुओं में से एक है। संभवतः ये लाखों ज़ॉम्बी कौवों को बंद करने में सक्षम है। ये बात उस लड़की ने कही जो पशु नियंत्रण संप्रदाय को अच्छी तरह समझती थी। लाखों की संख्या में ये सुनकर लोग चौंक गए। लाखों कौवों को परिष्कृत करने में कितना प्रयास लगता होगा। पशु नियंत्रण संप्रदाय। ये यून थोड़ा हिचकिचाया। लिन परिवार शक्तिशाली था, लेकिन तियान युआन जगत में उनके पास केवल एक आध्यात्मिक पर्वत श्रृंखला थी। जेड स्पिरिट पर्वत बेशक एक अनमोल क्षेत्र था, लेकिन विशाल तियान युआन जगत की तुलना में इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा था। इसी प्रकार शेंतु परिवार भी इसी स्थिति में था। तियान युआन जगत में अभी भी कई अन्य पारिवारिक कबीले और संप्रदाय मौजूद थे। वे तियान युआन जगत की गहराइयों में छिपे हुए थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उनकी समृद्ध विरासत थी। अब शेंतु परिवार ने महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा करने के लिए केवल कुछ दर्जन गुटों को ही चुना था। पूर्वी अग्नि संप्रदाय और वर्तमान पशु नियंत्रण संप्रदाय ने यीयुन को इन संप्रदायों की शक्तिशाली क्षमता का एहसास कराया। यीयुन का तियान युआन जगत के स्थापित संप्रदायों से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। जब यीयुन सोच ही रही थी, चुकाई ने 1000 से अधिक कौवे छोड़ दिए थे। इन कौवों ने एक घनी दीवार बना ली और लगभग पूरे प्रकाश के पुल को ढक लिया। उस प्राचीन निर्जन राक्षस के हर हमले को सैकड़ों कौवों ने नाकाम कर दिया। मरना। इसी क्षण चुकाई ने हमला किया। उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से अर्धचंद्राकार तलवार निकाली। नीचे झुककर वह चीते की तरह उस प्राचीन निर्जन जानवर पर टूट पड़ा। क्या वह सचमुच उस प्राचीन निर्जन राक्षस पर हमला कर रहा है? ये देखकर लोग बेहद चिंतित हो गए। प्राचीन महारानी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए स्थापित परीक्षा स्थल होने के कारण महारानी का रहस्यमय क्षेत्र अत्यंत कठिन था। अब परीक्षा के पहले दौर में कई लोगों को लगा कि उनकी शक्ति प्राचीन निर्जन राक्षस से बचने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी चुकाई ने चुपके से प्राचीन निर्जन राक्षस पर हमला करने का प्रयास किया। वह बहुत ही अहंकारी था। इस पल भर में लोगों के पास सावधानीपूर्वक सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय चुकाई पहले ही प्राचीन निर्जन जानवर के शरीर के नीचे घुस चुका था। एक सामान्य निर्जन जानवर की पीठ और अंग दिव्य धातु की तरह बेहद कठोर थे। हालांकि उसका कोमल पेट ही उसकी कमजोरी थी। उनके सामने खड़ा वह प्राचीन निर्जन दानव भले ही ऊर्जा से निर्मित हो, लेकिन वह किसी वास्तविक निर्जन दानव से कम नहीं दिखता था। वह लगभग एक जीवित प्राणी जैसा था। इसकी कमजोरी भी संभवतः एक साधारण निर्जन जानवर जैसी ही थी। आखिरकार प्राचीन महान महारानी वास्तविक दुनिया की प्रतिकृति बनाने के लिए सरनी तकनीकों का उपयोग कर रही थी। तभी वह सबसे यथार्थवादी वातावरण में अपने इच्छित उत्तराधिकारी का चयन कर सकती थी। चुकाई ने प्राचीन निर्जन पशु पर चुपके से हमला करने से पहले ऐसा सोच समझकर किया था। उसने कौवों को अपनी सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी अद्भुत गति तकनीक का उपयोग करके प्राचीन निर्जन पशु के पेट के नीचे पहुंच गया। अपनी तलवार से वार करते हुए ब्लेड से किरणें बेतहाशा निकल रही थीं। ये बीस्ट कंट्रोल सेक्ट की 9 इन हेवनली थंडर सेबर थी। ये बिजली की तरह तेज थी। इसकी अत्यधिक गति अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण थी। धत्ते रेकी। चुकाई की तलवार ने सीधे उस प्राचीन निर्जन जानवर के पेट पर वार किया। हालांकि चुकाई न केवल प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। तलवार के स्पर्श ने उसे भयभीत कर दिया। उसकी तलवार ने उस प्राचीन निर्जन जानवर की त्वचा को बस हल्का सा खरोंचा था। वह मांस को चीरने में भी कामयाब नहीं हुई थी। चुकाई बुरी तरह चौंक गया। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन उस प्राचीन निर्जन जानवर के नुकीले पंजे पहले ही नीचे की ओर वार कर चुके थे। चुकाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी घुमावदार तलवार से पंजे के हमले को रोका। उसकी हथेली फट गई और बाह में चोट लग गई, और ठीक उसी क्षण प्राचीन निर्जन राक्षस की तीसरी आंख से एक किरण निकली। ये किरण किसी तेज तलवार की तरह थी। किरण के टकराते ही सैकड़ों कौवे राख हो गए। चुकाई के कंधे को भेदते हुए भी किरण जरा भी कमजोर नहीं हुई। पुआ! चुकाई का चेहरा पीला पड़ गया और खून चारों ओर फैल गया। वह पुल पर गिर पड़ा। क्या चुकाई भी हार गया? लोगों को दहशत का अनुभव हुआ। क्या ये स्तर बहुत कठिन नहीं है? हालांकि दूसरों की सोच के विपरीत चुकाई गिरने के बाद जमीन पर लुढ़का, लेकिन फिर भी वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसने दांत पीसते हुए अपने घायल कंधे को दबाया। लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि उसके कंधे के अंदर जोंक जैसे कीड़े रेंग रहे थे। ये कीड़े चुकाई के शरीर पर उगाए गए थे। इन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग हैरान रह गए। ये कीड़े देखने में घिनौने थे और इनके असर के बारे में भी किसी को पता नहीं था। फिर भी चुकाई ने सचमुच इन्हें अपने शरीर पर पाला था। ये पशु नियंत्रण संप्रदाय के रहस्यमय कृमियों में से एक है। इन्हें शरीर में पालने से दर्द से राहत मिलती है और घाव भर जाते हैं।
हालांकि चुकाई की बाह में भेदन हुआ है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में बहुत अधिक कमी नहीं आनी चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति गोंगसुन होंग था। ये ली अग्नि संप्रदाय का प्रतिभाशाली युवक था। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसने लगभग कभी मुंह नहीं खोला था। वह एक रहस्यमय व्यक्तित्व का आभास देता था। गोंगसुन होंग सही था। चुकाई की युद्ध शक्ति मुख्य रूप से उसके कौवों के इस्तेमाल पर निर्भर थी। यदि चुकाई ने प्राचीन निर्जन पशु पर हमला करने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग न किया होता और केवल बचाव किया होता तो उसकी युद्ध शक्ति में निश्चित रूप से इतनी कमी नहीं आती। और वास्तव में इस स्थिति में भले ही चुकाई के पास एक और जीवन बचा होता, फिर भी वह उस प्राचीन निर्जन जानवर पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता। वह निर्जन राक्षस अजेय था। उसमें कमजोरी का कोई नामो निशान नहीं था। ऊर्जा से निर्मित एक प्राचीन निर्जन दैत्य वास्तविक दैत्य से भिन्न है। इसका पेट दिव्य धातु के समान कठोर है। इसे हराना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में से एक युवक ने कहा, लेकिन गोंगसुन होंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की ऊर्जा से बना वह निर्जन दानव इतना शक्तिशाली है कि उसकी कमजोरी भी अब कमजोरी नहीं रह गई है। अगर वह आदिम सच्ची आत्मा होती तो भले ही आपको पता होता कि उसकी कमजोरी उसके पेट या आंखों में है, तो क्या हुआ? कुछ दिव्य विशेषज्ञ भी मिलकर उसे मार नहीं पाते। गोंगसुन होंग की आवाज में उदासीनता थी। उनके विचार में चुकाई प्राचीन निर्जन राक्षस को हराने का प्रयास करके बहुत भोलापन दिखा रहा था। भला ये कैसे संभव हो सकता है? गोंगसुन होंग के शब्दों ने कई लोगों को विस्मित कर दिया। वास्तव में इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के लिए उन्हें अपना विश्वास त्याग कर भयभीत सम्मान के साथ इसका अन्वेषण करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन महान महारानी की नज़र में उनमें से तथाकथित प्रतिभाशाली लोग वास्तव में कमजोर थे। रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना और एक अदम्य शक्ति बनना स्वर्ग में आरोहण करने से कुछ ही अलग था। लोगों के मन में यही बात थी, इसलिए चुकाई ने प्रकाश के पुल पर हजारों कौवे छोड़ दिए। उसने इन कौवों की बलि दे दी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसने प्राचीन निर्जन दानव को कौवों के इस आक्रमण को चीरते हुए आगे बढ़ने दिया और केवल इसी तरीके से उसने प्राचीन निर्जन दानव के कदमों को रोका। चुकाई ने अपने शरीर पर लगे घावों को सहन किया और कौवों से बचकर निकलने वाले हमलों से खुद को बचाया। इस प्रकार वह बड़ी मुश्किल से ही अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय को सहन कर पाया। चुकाई परीक्षण के पहले दौर को पास करने वाले पहले व्यक्ति बने। अध्याय 440 आकाश रक्त युआन क्यूई। चुकाई का निधन हो गया है। चुकाई को इस हालत में देखकर लोगों के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसके कंधे में गहरा घाव था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपने पशु नियंत्रण संप्रदाय की रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल करके पार किया था। अब चुकाई पूरी तरह खून से लथपथ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। ये चुकाई के पहले के जोशीले और आत्मविश्वास से भरे अंदाज और रूप से बिल्कुल अलग था। चुकाई को काफी बड़ा झटका लगा प्रतीत हुआ। वह प्रकाश के पुल के दूसरी ओर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। चुकाई को इतनी गंभीर चोटें नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे उस प्राचीन निर्जन जानवर पर हमला करना पड़ा। उसने अपनी क्षमता से अधिक बड़ा जोखिम उठा लिया। जैसे ही पैंथर लेडी बोली, वह प्रकाश के पुल पर कूद गई। पुल कौवों के शवों से ढका हुआ था। उस प्राचीन निर्जन राक्षस के सामने पैंथर लेडी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, भले ही उसकी गति और चुपकर किए गए हमले उसकी ताकत थे। गर्जन। वह प्राचीन निर्जन राक्षस तेजी से आगे बढ़ा और पैंथर लेडी का शरीर अचानक गायब हो गया। तेज हवा के झोंके के बीच पैंथर लेडी का शरीर हवा में ही तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया और वह बाल बाल उस प्राचीन निर्जन जानवर के हमले से बच गई। जब पैंथर लेडी उतरी तो उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। गर्जन। उस प्राचीन निर्जन राक्षस ने अपनी तीसरी आंख खोलकर फिर से हमला किया। ये रहस्यमयी तीसरी आंख उस प्राचीन निर्जन जानवर की गति और शक्ति को बढ़ा सकती थी। पैंथर लेडी की पुतलियां सिकुड़ गईं और सुई की तरह पतली हो गईं, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उसके शरीर से चटकने की आवाजें आने लगीं। उसके शरीर पर एक अजीब टैटू उभरने लगा। इसके बाद पैंथर लेडी के चेहरे पर महीन बाल उगने लगे। उसकी पीठ और झुक गई और उसकी भुजाएं और लंबी हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके काले नाखून नुकीले पंजों में बदल गए। पशु रूपांतरण। किसी ने हैरानी जताई। पैंथर लेडी का नाम यूं ही नहीं रखा गया था। वह त्यान युआन जगत की टोटेम मिस्टिक रेस से आई थी। टोटेम मिस्टिक जाति के लोगों में एक विशेष वंश था। अपनी जाति की रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करके वे अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते थे, जिससे वे एक जानवर के समान बन जाते थे और अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते थे। अब पैंथर लेडी इसी तरीके का इस्तेमाल कर रही थी। अपने पशु रूप में उसकी गति और प्रतिक्रिया की गति में काफी वृद्धि हो गई थी। प्राचीन निर्जन दानव की तीसरी आंख से एक किरण निकली और पैंथर लेडी की बांह को छूते हुए गुजरी। हालांकि पैंथर लेडी किरण से बचने में कामयाब रही, लेकिन किरण के चारों ओर फैली ऊर्जा ने उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसकी बांह पर एक घाव हो गया और खून बहने लगा। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वह प्राचीन निर्जन जानवर अपने पशु रूप में भी पैंथर लेडी को घायल कर सकता है। ये बहुत ही भयावह है। पैंथर लेडी की गति पहले से ही बेहद तेज थी, लेकिन फिर भी वह उस प्राचीन निर्जन जानवर के सामने पर्याप्त नहीं थी। पैंथर लेडी के चेहरे पर शर्मिंदगी और झुंझलाहट के भाव उभर आए। वह बिना किसी चोट के परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं था। कुछ खरोंचों के बाद भी पैंथर लेडी किसी तरह स्थिति को सहने में कामयाब रही। उसकी गति और प्रतिक्रिया की रफ्तार चरम सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन एक अगरबत्ती के पूरी तरह जलने तक उसके शरीर पर कुछ मामूली घाव ही रह गए थे। हालांकि चुकाई की तुलना में पैंथर लेडी की हालत स्पष्ट रूप से कम दयनीय थी, क्योंकि उसके घाव मात्र खरोंच थे। लेकिन अपने पशु रूप से बाहर आने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी लगातार हल्की हौंफने की स्थिति से साफ था कि पैंथर लेडी ने इस स्थिति को आसानी से नहीं झेला था। इससे सभी के मन में भारीपन सा आ गया। पहला दौर ही इतना कठिन था। लिन्यू के चेहरे पर अब अच्छे भाव नहीं दिख रहे थे। पहले तो जब उसने देखा कि इस दौर में उसे एक निर्जन राक्षस से निपटना है, तो वह बेहद खुश हुआ था, लेकिन अब उसे भी दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि अन्य शिष्यों की तुलना में उसमें अभी भी कुछ आत्मविश्वास था। आखिरकार वह आमतौर पर वास्तविक युद्ध पर ही ध्यान केंद्रित करता था। उसने अनगिनत बार खूंखार जानवरों से लड़ाई लड़ी थी और उसके पास अपार अनुभव था। लिन्यू ने अपने बगल में बैठे लोगों के चेहरों को गौर से देखा।
उसने पाया कि लिन शियाओडी और लिन युएफेंग समेत बाकी लोगों के चेहरे भी सहज नहीं थे। सब लोग एक जैसे थे। लिन यू ने राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने यीयुन के चेहरे के भाव देखे तो वह अचानक अवाक रह गया। इस समय यीयुन उस प्राचीन निर्जन जानवर को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। इस बच्चे के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? लिन यू को यह अजीब लगा। उसे लगा कि इस कठिन कार्य को देखकर यीयुन को निराशा में डूब जाना चाहिए था। असफल होने पर भी दूसरे बच सकते थे, लेकिन असफल होने पर उसकी मृत्यु हो जाती। क्या ये बच्चा बेवजह डरा हुआ है? छोड़ो ये सब, उसे क्या फर्क पड़ता है कि वह क्या कर रहा है? पहले मुझे परीक्षा पास करने दो। इसी विचार को मन में रखते हुए लिन यू ने दृढ़ निश्चय के साथ पुल पर कदम रखा। इस समय सबकी निगाहें लिन यू पर टिक गईं, जिनमें लिन शियाओडी भी शामिल थी, जो एक विजुअल डिस्कैरे पकड़े हुए थीं। लिन यू सीधा खड़ा हुआ और लिन शियाओडी के हाथों में मौजूद विजुअल डिस्कैरे को देखने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उस समय जब महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बारे में निर्णय लिया जा रहा था, तब कुलमाता ने सार्वजनिक रूप से उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया गया था, इसलिए यह उसके आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा आघात था। इस बार वह अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लिन शियाओडी की विजुअल डिस्कैरे परीक्षा उत्तीर्ण करने की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगी। वह कुलमाता लिन को यह दिखाना चाहता था कि उसका प्रारंभिक निर्णय गलत था। ये सोचते हुए उसने अनजाने में यीयुन की ओर देखा। यीयुन ही उसके उपहास का कारण थी। हाँ, कुलमाता का चुना हुआ व्यक्ति जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। उसकी मृत्यु की प्रक्रिया भी लिन शियाओडी द्वारा दर्ज की जाएगी। तो क्या हुआ अगर वह कुलमाता का प्रिय था? शक्तिहीन होकर वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मृत्यु को गले लगा रहा होगा। जब यीयुन की हत्या हो रही होगी, तब वह पुल के दूसरी तरफ खड़ा होगा। ये सोचते ही लिन यू मुड़ा और उस प्राचीन निर्जन जानवर की ओर मुंह कर लिया। गर्जन! उस निर्जन राक्षस ने दहाड़ मारी। लिन यू को लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। उस प्राचीन निर्जन राक्षस का दबाव इतनी करीब से महसूस करना असहनीय था। उस निर्जन राक्षस ने लिन यू के चेहरे पर लालिमा लाते हुए उस पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए छलांग लगाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। धमाका! पुल कांप उठा। लिन यू पूरी तरह से एकाग्र था। उसने अतीत में अर्जित अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और प्राचीन निर्जन राक्षस के हमले से बाल बाल बच गया। उसका हर वार बेहद सटीक था। जरा सी भी गलती से उसे तुरंत गंभीर चोटें लग सकती थीं। अरे, इस लिन परिवार के बच्चे की ताकत तो ठीक ठाक है, भीड़ में से किसी ने कहा। लिन परिवार आखिर एक शीर्ष खानदान था, इसलिए लिन यू का ऐसा प्रदर्शन होना स्वाभाविक था। लोगों के बोलते ही उस प्राचीन निर्जन जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। लिन यू को महसूस होने वाला दबाव अचानक बढ़ गया। सब खत्म हो गया, वह इसे झेल नहीं पाएगा। इतनी कम कीमत पर इस मुकाम तक टिके रहना कमजोरी नहीं मानी जाती। इन लोगों की बातें सुनकर लिन यू के होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसने इतने समय तक इतनी कड़ी मेहनत की थी, तो भला वह इस स्तर का कैसे हो सकता है? उस निर्जन राक्षस की किरण को अपनी ओर आते देख लिन यू के चेहरे पर एक असामान्य लालिमा छा गई। ये लालिमा उसकी गर्दन तक फैल गई और अंततः उसका पूरा शरीर एक हल्की खूनी चमक से भर गया। अरे, ये तो स्काई ब्लड युआन क्यूई है। लिन परिवार की ओर से लिन शियाओडी और लिन युएफेंग भी आश्चर्यचकित थीं। मार्शल आर्ट के मार्ग में कुछ साधना तकनीकें ऐसी होती हैं जिनसे एक विशेष युआंची उत्पन्न होती है जो उस साधना तकनीक के अनुरूप होती है। आकाश रक्त युआंची उन्हीं में से एक थी। आकाश रक्त युआंची पर महारत हासिल करना बेहद कठिन था, लेकिन महारत हासिल करने के बाद भी इसके उपयोग पर कुछ सीमाएं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति की ची और रक्त का अत्यधिक उपयोग करता था, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता था, और परिणामस्वरूप इससे प्राप्त शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अब लिन यू की ताकत और उसके द्वारा स्काई ब्लड युआन क्यूई का उपयोग करने के कारण ये संभावना थी कि उसे मामूली चोटें ही लगेंगी। ये लिन यू तो पूरी जान लगा रही है। लिन युएफेंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया। ये तो बस पहला प्रयास था, और अगर वह पास भी हो गया तो उसे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ जानकारी और अनुभव ही मिलेगा। इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक साधक को अपने मन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। उन्हें यह जानना जरूरी था कि क्या इसके लिए कीमत चुकाना उचित है। अगरबत्ती के पूरी तरह जलने का समय नजदीक आने पर लिन यू उछल-कूद करने लगा। उसका चेहरा खून के रंग से लाल हो गया था, फिर भी उसने दांत पीसते हुए हिम्मत नहीं हारी। प्राचीन निर्जन दानव की तीसरी आंख से एक और किरण निकली। लिन यू ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, लेकिन फिर भी वह इस हमले से बच नहीं पाया। उसकी जान फट गई, जिससे खून बहने लगा। लिन यू ने जोर से सांस ली और उसके माथे और गर्दन की रक्तवाहिकाएं फूल गईं, मानो वे किसी भी समय फटने वाली हों। वह पहले से ही अपनी सीमाओं के करीब पहुंच रहा था। गर्जन! उस प्राचीन निर्जन जानवर ने लिन यू को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। उसने तुरंत अपने पंजे से हमला कर दिया। धमाका! इस पंजे के कारण जमीन से निकलने वाली प्रकाश किरणें विकृत हो गईं। जोरदार प्रहार से लिन यू हवा में उड़ गया। वह प्रकाश के पुल पर बुरी तरह गिरा और खून की उल्टी करने लगा। लिन यू प्राचीन निर्जन राक्षस के हर हमले से पूरी तरह बच नहीं पाया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता, वह प्राचीन निर्जन जानवर अचानक रुक गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से लिन यू को घूरा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगरबत्ती के जलने का समय समाप्त हो गया था।